टॉलकट पार्सन्स में एक है स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन। आप जानते हैं समाजशास्त्र क्या है, इसके बारे में वैज्ञानिकों की क्या राय है। टॉलकट पार्सन्स अमेरिका के महान वैज्ञानिक हैं, पता है आपको, अमेरिकी वैज्ञानिक हैं। और टॉलकट पार्सन्स का भी कहना है मैक्स वेबर की तरह, पैरेटो की तरह, वो भी सामाजिक क्रिया को समाज की इकाई मानते हैं और मानते हैं कि सामाजिक क्रिया के परिणाम स्वरूप सामाजिक व्यवस्था बनती है। क्रिया का इंटरेक्शन होता है, हम आपस में सोशल एक्शन करते हैं। क्या करते हैं? एक्शन करते हैं। तो इसको लेकर के टॉलकट पार्सन्स ने, उनकी पुस्तक है स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, जो 1937 में लिखी गई। और एक किताब है उनकी सोशल सिस्टम, जो 1951 में लिखी गई। और टॉलकट पार्सन्स का स्ट्रक्चरल एक्शन का जो सिद्धांत है और सिस्टम का जो सिद्धांत है, सोशल सिस्टम पे भी उन्होंने थ्योरी दी है, ये दोनों इंटर रिलेटेड है। वो कहते हैं एक्शन से ही सिस्टम बनता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि सोशल एक्शन क्या है। हमने बात की है कि मैक्स वेबर के अनुसार सोशल एक्शन क्या है, आपने जाना होगा, या नहीं जाना है तो वीडियोस अवेलेबल है, या फिर हम इस पे बात कर लेंगे। क्योंकि जब आप देखिए समाजशास्त्र में जब आप टॉलकट पार्सन्स को पढ़ने जाते हैं तो उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि और लोगों का क्या विचार है, तो सही मानों में आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। बात समझ में आई? एक तो ये है कि टॉलकट पार्सन्स के बारे में पढ़ें, और एक तो ये है कि सोशल एक्शन के बारे में मैक्स वेबर का और पैरेटो का क्या दृष्टिकोण है, और कंपैरेटिवली टॉलकट पार्सन्स का क्या दृष्टिकोण है, तीनों को जानें। तो पूर्व के वैज्ञानिक यानी पैरेटो और मैक्स वेबर की बात हमने की है पहले, लेकिन अब थोड़ा टॉलकट पार्सन्स की बात इन ब्रीफ में करता हूँ। टॉलकट पार्सन्स का सामाजिक क्रिया के सिद्धांत में तीन महत्वपूर्ण बिंदु की बात करते हैं, तीन महत्वपूर्ण तत्व की बात करते हैं, एलिमेंट्स की बात करते हैं। कहते हैं उन तीन आवश्यक तत्वों का होना सामाजिक क्रिया के लिए जरूरी है। ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, एक्टर। एक्टर का मतलब कर्ता। एक्टर का नाम सुना है ना, कर्ता। अर्थात कर्ता का होना समाज शास्त्र में यानी सामाजिक क्रिया के लिए जरूरी है। दूसरा पॉइंट है, उसको वो अपनी भाषा में बोलते हैं अल्टर, यानी सिचुएशन, परिस्थिति, सिचुएशन। और तीसरा जो एलिमेंट है सोशल एक्शन के लिए वो है लक्ष्य, गोल और मोटिवेशन। गोल का मतलब लक्ष्य या प्रेरणा। जब आप नेट का एग्ज़ाम देंगे और आपको चुनने के लिए कहा जाएगा कि इनमें से कौन नहीं है, तो लक्ष्य को प्रेरणा भी बोला जा सकता है, इंग्लिश में मोटिवेशन बोला जा सकता है, गोल बोला जा सकता है। एक ही चीज़ है। आपका मोटिवेशन क्या है, मोटिव क्या है। मान लिया आप कहाँ जाना चाह रहे हैं, तो मोटिव क्या है, आप स्कूल जा रहे हैं, या लक्ष्य क्या है। तो ये अलग अलग साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी, एक्चुअली मोटिवेशन ही सही मीनिंग में है, गोल हम कॉमन मीनिंग में बोलते हैं। लक्ष्य कॉमन मीनिंग में कर्ता, परिस्थिति और लक्ष्य, ये तीन चीज़ का होना ज़रूरी है। क्या है? एक्टर, और परिस्थिति को अल्टर भी कहते हैं, वो ALTER। अल्टर का मीनिंग होता है सिचुएशन, मतलब एक तो एक्टर होता है और सामने जो होता है वो अल्टर होता है। ठीक है। और तीसरी चीज़ है सिचुएशन, यानी तीसरी चीज़ है लक्ष्य, यानी आपका मोटिवेशन। कहते हैं कि कोई भी कर्ता तब तक काम नहीं करता जब तक परिस्थितियाँ नहीं होती। बिना परिस्थिति के कोई भी कर्ता, कोई भी एक्टर कोई काम नहीं कर सकता है। और लक्ष्य का होना ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए। सिद्धांत को अगर आप सिंपली सरल भाषा में समझेंगे तो कोई भी सिद्धांत बहुत आसान है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो फिर आप, जैसे इस पे आप एक पेज आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं उदाहरण से आपको बताता हूँ। उदाहरण हम पुट करते हैं जनरली आपका ही। जैसे मान लिया आप IAS की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो IAS की तैयारी अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप एक्टर हो गए, और लक्ष्य क्या हो गया? IAS।
यानी मोटिवेशन आपका क्या है, आईएएस। और तैयारी करने के दौरान जो सिचुएशन है 2020-21, सिचुएशन है आपका टीचर, सिचुएशन है आपका बुक, ये सारी चीज़ें, उनके लिए जो जो चीज़ें चाहिए, परिस्थितियाँ जो भी है, उन सबको आपको फेस करना पड़ेगा। अगर परिस्थितियाँ एक बड़ा टर्मिनोलॉजी है, अगर आप 100 साल पहले पैदा होते तो आईएएस की तैयारी नहीं करते, क्योंकि परिस्थिति बदल जाएगी। 100 साल पहले यानी 2000, अभी 20 चल रहा है, 21 चल रहा है, और 1920 में असहयोग आंदोलन की तैयारी कर रहे होंगे आप। असहयोग आंदोलन चल रहा था 100 साल पहले, और चौरा चौरी कांड हुआ 1922 में, और उसके बाद असहयोग आंदोलन बंद हो गया। तो आप 100 साल पहले होते आज की परिस्थिति में, तो आप क्या आईएएस की तैयारी करते होते, क्या करते होते, असहयोग आंदोलन की तैयारी करते होते। तो परिस्थितियाँ चेंज तो आपका मोटिव चेंज। तो काम करने के लिए यानी एक्शन के लिए, साधारण शब्दों में एक्शन का मतलब काम, बट जब आप साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में अपना आंसर लिखेंगे या कहीं बोलेंगे तो काम नहीं बोलेंगे, तो काम के 1000 मीनिंग है। तो एक्शन का मतलब कोई भी रोल परफॉर्म करना, ठीक है। जब आप समाज में कोई भी काम करते हैं तो उसके पीछे लक्ष्य होता है और परिस्थितियाँ होती है। लक्ष्य, परिस्थिति और एक्टर यानी कर्ता मिल करके उस एक्शन को किया जाता है, वो एक्शन होता है। तो एक्शन होने के लिए 3 पॉइंट, और ये 3 उन्होंने कहा नेसेसरी कंडीशन है, ऐसा नहीं, और भी चीज़ें चाहिए जो मैं आपको ऐड कर रहा हूँ। क्या क्या चाहिए, नॉर्म्स, प्रतिमान। आप उसमें ऐसे लिखेंगे कि अन्य तत्व भी आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि इन 3 की बात की, 3 महत्वपूर्ण है टॉलकिट पार्सन्स के अनुसार, लेकिन नॉर्म्स की भी बात करते हैं। नॉर्म्स का मतलब प्रतिमान। अब प्रतिमान का क्या अर्थ होता है, प्रतिमान का अर्थ होता है नियम कानून। यानी अब आप थोड़ा सा और उदाहरण को समझिए अच्छे से। अगर आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, परिस्थिति है आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, लक्ष्य हो गया और आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक नियम से आपको परीक्षा देनी है, नियम को आपको फॉलो करना है। समझ में आई बात। जैसे एक व्यक्ति अगर नेट की तैयारी कर रहा है, नेट की तैयारी लक्ष्य हो गया, परिस्थिति है कि आप, वो परिस्थिति है कि भाई ऐसा सिचुएशन है कि नेट की ही तैयारी आपको करनी है, प्रोफेसर बनना है, उसके लिए नेट क्वालिफाई होना है, और परिस्थिति में वो बहुत सारी चीज़ें आ गई, टीचर भी चाहिए, बुक भी चाहिए, गाइड भी चाहिए, ये सारी चीज़ें चाहिए, और एक्टर आप खुद है। एक्टर, सिचुएशन और गोल आपका नेट हो गया, नियम भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज मूड कर रहा है तो आज नेट का एग्जाम दे देंगे, आज ही मन कर रहा है आईएएस का एग्जाम दे दे तो दे, उसका अपना एक नॉर्म्स है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। उसी तरह अगर आप बीए करना चाह रहे हैं या एमए करना चाह रहे हैं तो उसका नियम है। ऐसा नहीं कि 12 बजे रात में उठे और मूड कर रहा है कॉलेज चलते हैं, तो भाई पढ़ाई करने का मन कर रहा है, तो नियम को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा बोलते हैं कौन, टॉलकिट पार्सन। ऐसा बिना नियम के आपका सोशल एक्शन नहीं होगा। और सिर्फ नियम ही नहीं है, उसमें एक और ऐड कीजिए, वैल्यू, मूल्य उसको बोलते हैं। वैल्यू का मतलब आप लोग समझते होंगे, नहीं समझते होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, फिर से हम समझाएंगे। हालांकि बहुत सारी वीडियो भी अवेलेबल है नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ पे भी। आप में से कितने लोग हैं जो वैल्यू का मतलब समझते हैं, आप हमें बताइए। तो बहरहाल कौन कौन सी चीज़ें हैं, टॉलकिट पार्सन्स ने सोशल एक्शन के दरमियान कौन कौन से एलिमेंट की बात की, एक्टर्स, नॉर्म्स एंड वैल्यू। तो वैल्यू का मतलब, अब आप समझिए कि वैल्यू का मतलब हिंदी में मूल्य कहते हैं इसको। मूल्य जो है किसी भी चीज़ का जो मूल्य डिफाइन होता है उसके क्वालिटी से डिफाइन होता है। जैसे मान लिया 2 कुर्सी है, तो 2 कुर्सी में एक कुर्सी क्वालिटेटिव है, 1200 का है, और एक 500 का है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, उसका परफॉर्मेंस बेस्ट है। अब मान लो स्टूडेंट तो सब है ना, लेकिन कोई तो टीचर की नज़र में अच्छा होगा, अच्छा, यानी वैल्यू में अच्छा और बुरा भी जुड़ जाता है। वैल्यू में अच्छा और बुरा जुड़ जाता है, लेकिन गोल में नहीं जुड़ता। लक्ष्य क्या है भाई,
दिल्ली जाना अच्छा है बुरा है करके कुछ तो होता नहीं है, ठीक है। वैल्यू में अब नॉर्म्स का कोई अच्छा बुरा नहीं होता, नॉर्म्स तो अच्छा ही होता है। वैल्यू में अच्छा और बुरा कैसे है? 4 स्टूडेंट हैं या 4 बच्चे हैं, मैं थोड़ा और क्लैरिफाई करूँ, अपने घर में, और आगंतुक आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं आपके घर में। उस मेहमान को एक ने किया नमस्कार, मामा जी कुछ भी, एक बेटा बोलता है हाथ जोड़ के नमस्कार, दूसरा, और एक हाथ जोड़ के और थोड़ा झुक के नमस्कार, और चौथा हाथ जोड़ के पांव छू के नमस्कार। मामा की नजर में चारों में बेहतर वैल्यू किसका होगा? फर्क है एक्शन में। उसी तरह अब आपको मैं दूसरे उदाहरण से बता दूं कि एमए फर्स्ट ईयर में सपोज एक लड़के ने नंबर हासिल की 60%, एक ने हासिल की 65, एक ने हासिल की 70 और एक ने हासिल की 75%। बेस्ट कौन होगा? यानी इसमें अच्छा और बुरा की भी तुलना होती है। कंपैरेटिवली गुड कोई लिमिट नहीं है इसका, समझ रहे बात को? तो जब हम आईएएस क्वालिफाई करते हैं या नेट की तैयारी करते हैं तो हम ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि हमें अच्छा करना है, अच्छा से अच्छा करने की भी कोशिश करते हैं। ये है टॉलकट पार्सन्स का सामाजिक क्रिया सिद्धांत। हाँ पूछिए, कुछ बोल रहे थे आप। देखिए नॉलेज का, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये सवाल बहुत अच्छा है आपका। अब ये एक अलग दिशा है एकदम, आप क्वेश्चन आपका बिल्कुल जायज़ है। हमने ये नहीं कहा कि भारत के एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक अलग विषय हो जाएगा। यदि कोई विद्यार्थी 60% मार्क्स लाता है, कोई 65 लाता है, कोई 70 लाता है, कोई 75 लाता है, तो इसका अर्थ यही है कि वो ओरिजिनल लाया है। इसका अर्थ चोरी वाला नहीं रहेगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि हम लोग उससे भी ग्रसित है ना। इसका अर्थ यही है कि ओरिजिनल टैलेंट से एक ने 60% मार्क्स लाया, एक 65, एक 70, एक 75, तो सबसे बेहतर कौन है? 75 वाला। ये है वैल्यू। इस तरह से सामाजिक क्रिया का सिद्धांत है। और हाँ आइए, आज हम बात कर रहे हैं सोशल सिस्टम की, टॉलकट पार्सन्स के। और एक हमने बात किया था सोशल एक्शन की, पैटर्न वेरिएबल की, और टॉलकट पार्सन्स का सोशल सिस्टम है। एक्चुअली इसको एजिल मॉडल भी कहते हैं, AGIL, एजिल मॉडल टॉलकट पार्सन्स का। तो हम आपको ये बताएं कि टॉलकट पार्सन्स कहते हैं कि समाज में जो क्रिया है, सामाजिक क्रिया जो व्यक्ति करता है, उसके लिए कर्ता, परिस्थिति, प्रेरणा यानी लक्ष्य, और साथ साथ में नॉर्म्स एंड वैल्यू, प्रतिमान और मूल्य का होना ज़रूरी है। लेकिन जब कर्ता एक दूसरे के साथ बार बार अंतःक्रिया करता है, इंटरेक्शन करता है, और नॉर्म्स और वैल्यू के साथ, तो एक सिस्टम डेवलप होता है कर्ता का, एक व्यक्तित्व सिस्टम डेवलप होता है, एक कल्चरल सिस्टम डेवलप होता है। नॉर्म्स और वैल्यू एक कल्चर सोसाइटी में डेवलप होता है, उसका सिस्टम डेवलप होता है। और इसी के साथ साथ एक सोशल सिस्टम डेवलप होता है, क्योंकि हर व्यक्ति किसी न किसी के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, और ये इंटरेक्शन की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो वो सिस्टम को फॉर्म करता है। समझ रहे हैं? ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। उसी में पैटर्न वेरिएबल की बात कर रहे हैं कि जब कर्ता कोई काम करता है तो उसके पास 2 ऑप्शन हमेशा होते हैं। तो सिस्टम का निर्माण कर्ता के इंटरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, कितना ज़्यादा इंटरेक्शन करेगा। अब मैं आपको ऐसे समझाऊं कि कोई एक स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट टीचर से इंटरेक्शन कर रहा है, फिर पिताजी से कर रहा है, माँ से कर रहा है, मौसी से कर रहा है, चाची से कर रहा है, मामा से कर रहा है, तो पूरा एक जाल बन रहा है ना, एक सिस्टम बन रहा है। समझ रहे हैं? फिर
एसडीएम साहब से कर रहा है, बीडीओ से कर रहा है, दरोगा से कर रहा है, मुखिया से कर रहा है, ग्राम प्रधान से कर रहा है। इंटरेक्शन कितने हो रहे हैं सोसाइटी में, हर सेकेंड पे फ्रीक्वेंसी कितनी जितनी बढ़ेगी तो सिस्टम एक फॉर्म होता है उस इंटरेक्शन के बेस पे, और उसमें कई सिस्टम डेवलप होता है, कल्चरल सिस्टम, फिर पर्सनालिटी सिस्टम, फिर ये सारे मिलकर के एक सोशल सिस्टम को बनाते हैं। ये बात तो समझ में आई। अब सोशल सिस्टम के लिए वो कहते हैं कि कोई भी सामाजिक व्यवस्था बनने के लिए 4 तरह के पूर्व आवश्यकताओं की जरूरत है, प्री रिक्विजाइट्स चाहिए। 4 तरह की पूर्व आवश्यकताओं की जरूरत है किसी भी व्यवस्था को बनने के लिए। प्री रिक्विजाइट्स, पूर्व आवश्यकता, इसका मतलब आप समझ लीजिए, प्री रिक्विजाइट्स का मतलब किसी सिस्टम को बनने के लिए, किसी चीज के लिए वो उतना होना जरूरी है, तब वो चीज परसिस्ट करेगी। सपोज हमें खीर बनाना है, तो खीर बनाने के लिए प्री रिक्विजाइट्स क्या है, खीर बनाने की पूर्व आवश्यकता, यानी खीर बनाने से पहले क्या क्या चाहिए, तब जाके उसी तरह सिस्टम बनने के लिए, सोशल सिस्टम बनने के लिए क्या क्या चाहिए। बात समझ में आई? तो खीर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, दूध चाहिए, चीनी, चावल और ड्राई फ्रूट्स, इलायची, ये सारी चीजें चाहिए, मतलब तब जाके, और चूल्हा नहीं, चूल्हा भी चाहिए, चूल्हा, बर्तन भी, चूल्हा, बर्तन, चम्मच, ठीक है, और खीर करता भी चाहिए। तो खीर बनाने के लिए ये सारी चीजें चाहिए, ये आवश्यकता है। अच्छा, कोई व्यक्ति चाह रहा है कि ये क्लासरूम है और खीर बना ले, बस बोला और बन जाएगा? आवश्यकता है ना, कुछ चीज चाहिए। तो उसी तरह, अब मेरी बात आप समझ गए, समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, सोशल सिस्टम को बनने के लिए इसकी 4 पूर्व आवश्यकताओं की बात करते हैं टॉलकट पार्सन्स। टॉलकट पार्सन्स की पुस्तक सोशल सिस्टम जो 1951 में लिखी गई, उसमें वो कहते हैं 4 पूर्व आवश्यकताओं की समाज में जरूरत है, इसकी पूर्ति होगी तब समाज का व्यवस्था चलेगा सही से, नहीं तो व्यवस्था समाज में, अभी कहते हैं ना समाज की व्यवस्था बहुत खराब हो गई है, अब नियम नहीं रहेगा तो कैसे होगा। बात हो रही है ना कि एक्शन जब एक्टर करेगा तो नॉर्म्स की जरूरत है, बिना नियम के तो फिर कोई काम ही नहीं चलेगा। अब नियम नहीं है तो कोई चोरी कर ले रहा है, कोई अब एक चीज है कि कोई आदमी कमा के आ रहा है 500 रुपया, और चोर ने चोरी कर लिया, न पुलिस है न कोई सिस्टम है, तो बोलते हैं ना कोई सिस्टम नहीं है, तो फिर कोई व्यक्ति जाएगा कमाने, कहेगा भैया शाम में तो चोरी कर लेगा। तो सिस्टम का मतलब समझो, मिनिमम वो तो चाहिए सिस्टम को बने रहने के लिए। तो क्या क्या चाहिए वो बोलते हैं, उस चीज के लिए वो टर्मिनोलॉजी थे एजिल, AGIL। ए का मतलब है एडेप्टेशन, एडेप्टेशन का मतलब है अनुकूलन, अनुकूलन चाहिए। बिना एडेप्टेशन के कोई सोसाइटी सरवाइव नहीं कर सकती, ठीक है। जी का मतलब है गोल, गोल अटेनमेंट, यानी सोसाइटी का एक लक्ष्य होना चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि ये एक भारतीय समाज है और इसका तो कोई ना कोई लक्ष्य होना चाहिए कि आगे आप 5 साल में क्या करेंगे, 10 साल में क्या करेंगे, तो लक्ष्य जो हमारे यहाँ नेता द्वारा तय किया जाता है भाषण में, वो वाला लक्ष्य नहीं है। अगर सोसाइटी का लक्ष्य नहीं है तो अब देखिए कि सिस्टम कैसे गड़बड़ा रहा है, क्योंकि लक्ष्य जब नहीं होगी तो युवा फिर वो युवा नहीं रहेगा, वो क्राउड हो जाएगा, और उस क्राउड की जरूरत नहीं है। मैं इसमें अक्सर बताता हूँ एक बात के, जब एजुकेशन का इम्पैक्ट आप पे नहीं पड़ेगा और शिक्षा को आप प्रभावित हो करके और शिक्षा को अपनी जिंदगी में आप नहीं लाएंगे तो वो सूचना हो जाएगा। तो समझ में आ रही बात? सूचना क्या है भाई, आपने सूचना ये है कि इतने कोरोना मरीज पाए गए, ये एजुकेशन नहीं है। लेकिन एजुकेशन को आप सही से लिया नहीं अपनी जिंदगी में, उसको याद नहीं किया, उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसको समझा नहीं, तो वो एक इंफॉर्मेशन के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो एडेप्टेशन चाहिए और गोल चाहिए। तो किसी भी सिस्टम के लिए एक लक्ष्य होना, सोशल सिस्टम के लिए एक लक्ष्य होना जरूरी है, कोई भी सोसाइटी के लिए। अब बिना लक्ष्य के उस सोसाइटी में सिस्टम सर्वाइव, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसके बाद है इंटीग्रेशन, एकीकरण। सोसाइटी में एक एकीकरण होना जरूरी है, जोड़ने की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन आमतौर पे नेता क्या कर रहे हैं,
डिवाइड एंड रूल, तोड़ने की व्यवस्था। तो तोड़ने की व्यवस्था से सोसाइटी ज्यादा दिन नहीं चलेगी। तो एक सोसाइटी में टॉलकट पार्सन्स कहते हैं इंटीग्रेशन का बहुत बड़ा रोल है, एकीकरण जरूरी है, लोग मिलना चाहिए, एक दूसरे की कोऑपरेशन करनी चाहिए। नफरत से सोसाइटी नहीं चलेगी ज्यादा दिन। कितने दिन चलेगी, समझ रहे बात को? जैसे सपोज कि आप किसी चीज की दुकान खोल रहे हैं और नफरत पहले फैला चुके हैं, तो आपको सिलेक्टिव, अगर लोग कहेंगे कि नहीं इसी जाति का आएगा, इसी धर्म का आएगा, तो तेरी दुकान चलेगी? ऐसे में तो नहीं चलेगी ना। तो इंटीग्रेटिव सिस्टम जरूरी है सोसाइटी को डेवलपमेंट के लिए, सिस्टम बनने के लिए। तो आप देखिए कि क्या क्या हम हार्म कर सकते हैं अगर ये चीज नहीं है तो। हमारी सोसाइटी रुक चुकी है, क्योंकि कई बार जब इंटीग्रेशन पे हमला होता है तो एडेप्टेशन नहीं होता, एडेप्टेशन पे हमला होता है, गोल नहीं है सोसाइटी का कुछ भी। युवा का क्या गोल है? तो आप सोच सकते हैं कि किसी भी इसको पर्सन पे भी आप लागू कर सकते हैं। अगर पर्सन का गोल नहीं है तो उसका अस्तित्व खत्म है। आप कॉलेज आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन लक्ष्य कुछ भी नहीं है, तो सर्वाइवल नहीं होगा आपका। तो सिस्टम को सर्वाइव करने के लिए एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट और इंटीग्रेशन। और चौथा पॉइंट बताते हैं टॉलकट पार्सन्स, लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब होता है कि आपातकालीन स्थिति में सरवाइव करने की क्षमता। अब ये चारों चीज कहां से पूर्ति होगी ये भी बताते हैं टॉलकट पार्सन्स। सबसे पहला है एडेप्टेशन, इकोनॉमिक सिस्टम उसको पूरा करता है। कोई भी सोसाइटी एडेप्ट यानी अनुकूलित कैसे होती है? अनुकूलन आएगा अर्थव्यवस्था से। अगर अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो सोसाइटी एडेप्ट कर पाएगी। दूसरा है गोल अटेनमेंट। सोसाइटी लक्ष्य कैसे निर्धारित करेगी? सोसाइटी का लक्ष्य निर्धारित होगा पॉलिटिकल सिस्टम से। राजनीति सोसाइटी का लक्ष्य निर्धारित करेगा कि अगले 5 सालों में या 2 सालों में इतने जॉब क्रिएट होंगे, इतनी इंडस्ट्री बनेगी। लक्ष्य ही नहीं है अगर सोसाइटी का, तो गोल कहां से होगा? पॉलिटिकल सिस्टम से। पॉलिटिकल सिस्टम सोसाइटी का गोल निर्धारित करेगा। इंटीग्रेशन सोशल सिस्टम से आएगा, जो आपकी सोसाइटी है, फैमिली से और रिलीजन से, ये सब आपस में इंटीग्रेटेड होंगे। और वैल्यू सिस्टम से लेटेंसी की पूर्ति होगी। वैल्यू से आपके अंदर जो जैसे आत्महत्या के लिए टेंशन है, टेंशन मैनेजमेंट है, परेशानी है, बहुत सारी तनाव है, बहुत सारा क्या कहते हैं कि इस तरह की समस्या है। तनाव प्रबंधन कहते हैं टॉलकट पार्सन्स मूल्यों से, वैल्यू से पूरी। अगर सोसाइटी में वैल्यू नहीं होगी, सपोज के कोई व्यक्ति किसी की बात ही नहीं मान रहा है, कोई वैल्यू नहीं किसी का, न बड़े का न छोटे का न टीचर का, तो यही सिस्टम चेंज ऐसे ही होगा। तो जब कोई किसी की बात नहीं मानेगी तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा होगा। भाई एक चीज था ना कि भाई आप 2 व्यक्ति में लड़ाई हो रही है तो बड़ा व्यक्ति कुछ समझा रहा है, तो एक्सेप्टेंस ही नहीं रहेगा सोसाइटी में, वैल्यू सिस्टम नहीं रहेगा, माँ बाप की बात नहीं मानेंगे, गुरु की बात नहीं मानेंगे, रिलीजियस पर्सन्स की बात नहीं मानेंगे, या किसी की आप कोई वैल्यू बना के नहीं रखेंगे, सोसाइटी का एक सिस्टम बना के नहीं रखेंगे, तो आप मानेंगे किसकी बात? तो सोसाइटी में सिस्टम खराब हो जाएगा, कोई किसी की बात ही नहीं मानेगा, हस्बैंड वाइफ की नहीं, वाइफ हस्बैंड की नहीं। तो एक वैल्यू सिस्टम होना जरूरी है उस टेंशन मैनेजमेंट के लिए। तो वहां पे आकर तब जाकर के चारों सिस्टम कंप्लीट, जो एजिल है, एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन और सोशल इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी, इन सब की आवश्यकता की पूर्ति इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम और वैल्यू सिस्टम करती है। ठीक है, ये चारों सिस्टम अच्छा होगा तो ये चारों काम की पूर्ति होगी। अब ये इसी तरह से जैसे मान लिया कि दूध है, तो दूध, खीर आप तब बनाएंगे जब दूध होगा, दूध तब बनाएंगे जब भैंस की मात्रा बारीक है। यानी पहला का मतलब ये है एडेप्टेशन अच्छे से तब होगा जब इकोनॉमिक सिस्टम स्ट्रांग होगा, नहीं तो एडेप्ट नहीं कर पाएंगे आप। समझ में आ रही बात? उसी तरह चीनी चाहिए खीर के लिए, तो चीनी तो चाहिए, तो चीनी दुकान में तब मिलेगा जब चीनी मिल होंगी। बात समझ में आ रही है? चीनी मिल तब होगी जब गन्ना होगा और अंदर घुसो। ये थोड़ी है कि सीधे गए
समझ में आई? तो एडेप्टेशन चाहिए, गोल अटेनमेंट चाहिए, इंटीग्रेशन चाहिए, लेटेंसी चाहिए। एडेप्टेशन कहां से मिलता है? इकोनॉमिक सिस्टम से। गोल अटेनमेंट पॉलिटिकल सिस्टम करेगा, इंटीग्रेशन सोशल सिस्टम करेगा, और लेटेंसी वैल्यू से होगा। और इन चारों की पूर्ति अगर होगी तो सोसाइटी में सिस्टम बना रहेगा। ठीक है, थैंक यू। हेलो एवरीवन, यहाँ हम लोग टॉलकट पार्सन्स की बात ब्रीफ में करेंगे। टॉलकट पार्सन्स अमेरिका के वैज्ञानिक हैं और चलिए, समाजशास्त्र के विद्यार्थी के लिए टॉलकट पार्सन्स का नाम नया नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। टॉलकट पार्सन्स का मैं जल्दी बता दूं कि इनकी महत्वपूर्ण की पुस्तक है स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, और ये अमेरिका के महान वैज्ञानिक हैं, 1902 में पैदा हुए। स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, इनकी एक किताब है सोशल सिस्टम, एसे इन सोशोलॉजिकल थ्योरी, बहुत मशहूर है ये सब। ये तो आपको जानना ही है। 1951 में टॉर्ड्स जनरल थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन, टॉर्ड्स के साथ उन्होंने शिल्स के साथ भी लिखी है। तो देखिए इनका जो सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी है वो है सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, जो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है इनकी, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। अब देखिए इनके सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को जो है वो क्या कह रहे कि पैरेटो ने सामाजिक क्रिया का भी सिद्धांत दिया, मैक्स वेबर ने दिया। पैरेटो ने सामाजिक क्रिया के 2 प्रकार बताए, तार्किक और अतार्किक। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए। ये ध्यान में रखिएगा, ये सब आता है क्वेश्चन। 4 प्रकार बताए हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट है। उन्होंने 1937 में पुस्तक में स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में कहा कि सामाजिक क्रिया के लिए 3 चीज़ का होना बहुत महत्वपूर्ण है, कर्ता, लक्ष्य और साधन। इस चीज़ को आप समझिए। कर्ता, लक्ष्य और साधन क्या है? कोई भी काम को करने के लिए, क्रिया को करने के लिए कर्ता का होना ज़रूरी है, और कर्ता का होना ज़रूरी है, और लक्ष्य का होना ज़रूरी है, और लक्ष्य का होना ज़रूरी है, और परिस्थिति का होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मोबाइल से किसी से भी बात कर लेंगे। कर्ता का एक लक्ष्य होगा, किससे बात करना है, और साधन होगा मोबाइल। उसी तरह आईएएस की तैयारी कर रहे, आईएएस लक्ष्य हो गया, तैयारी कर रहे, मेहनत कर रहे, वो एक्शन है, क्रिया है। कर्ता है, एक्टर जरूरी है, कर्ता है, लक्ष्य है आईएएस, और साधन किताब है, परिस्थितियाँ हैं। ठीक है, ये सब चीज़, परिस्थिति का होना भी ज़रूरी है। कर्ता, लक्ष्य, साधन और परिस्थिति। तो कर्ता समझ गए, लक्ष्य भी समझ गए आप, और परिस्थिति भी जरूरी है, और साधन भी ज़रूरी है। मॉडिफाइड कंसेप्ट ऑफ टॉर्ड जनरल थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन में उन्हें कहा कि कर्ता का मोटिवेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। क्या है? प्रेरणा का भी रोल होता है। कर्ता किस उद्देश्य के तहत किसी काम को करता है। तो सोशल एक्शन को प्रतिमान से जोड़ा है। वो प्रतिमान से कैसे जोड़ा है? 5 प्रतिमान होते हैं। वो कहते हैं कि जब कोई भी क्रिया करता है तो उसकी इच्छा पे निर्भर करता है। इसको होता है स्वैच्छिक क्रिया का सिद्धांत, वॉलंटरिस्टिक एक्शन ऑफ सोशल एक्शन थ्योरी। वॉलंटरिस्टिक सोशल एक्शन थ्योरी हैज़ बीन गिवन बाय पार्सन के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को कहते हैं ऐच्छिक क्रिया का सिद्धांत। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि पार्सन कहते हैं कि जब कर्ता काम करता है तो उसके पास जो है ना काम के विकल्प होते हैं, उनमें से एक को वो चुनता है, इसलिए ये ऐच्छिक क्रिया का सिद्धांत है। इसको वो बोलते हैं प्रतिमान चर, पैटर्न वेरिएबल। पैटर्न वेरिएबल का मतलब हो गया विकल्प, ये प्रतिमान। और ये 5 जोड़े हैं। पहला जोड़ा देखिए, ये सार्वभौमिक बनाम व्यक्तिवादिता, कि वो सार्वभौमिकता के नियम पे काम करता है या व्यक्तिवाद के। विशिष्टवाद बनाम मिश्रित, विशिष्ट लक्ष्य के लिए काम करता है, मिश्रित लक्ष्य के लिए। इफेक्टिविटी बनाम इफेक्टिव न्यूट्रलिटी, यानी किसी भावना से काम कर रहा है, भावना निरपेक्ष से काम कर रहा है, एक खास जाति के लिए भावना से। अर्जित बनाम लक्ष्य, वो जो काम कर रहा है उसका जो स्टेटस है वो अचीव्ड है या एस्क्राइब्ड है, अर्जित है या प्रदत्त है। और समूह केंद्र बनाम कलेक्टिव बनाम इंडिविजुअलिज्म, कलेक्टिव ओरिएंटेशन वर्सेस सेल्फ ओरिएंटेशन। वो काम समूह के लिए कर रहा है या स्वयं के लिए कर रहा है। तो ये प्रतिमान हमेशा रहता है। इसी के लिए स्वेच्छाचारी की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रतिमान चर। ये आगे आएगा, उसको आपको ऐसे ही समझना है। और आगे हम लोग जानेंगे नई थ्योरी। अब हम लोगों ने सोशल एक्शन समझ लिया। सोशल एक्शन के लिए कर्ता, परिस्थिति क्या है,
कर्ता, परिस्थिति, लक्ष्य और प्रेरणा का होना ज़रूरी है, यानी इच्छा का होना। उसके बाद प्रतिमान चर समझ लिया, जब काम कर रहे हैं तो दो दो जोड़ी काम होता है, एक चुनना पड़ता है क्यों कर रहे हैं, जाति के लिए कर रहे हैं या खुद के लिए कर रहे हैं, पूरे समूह के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं, व्यक्तिवादिता के लिए कर रहे हैं, संपूर्ण के लिए कर रहे हैं। अब सोशल सिस्टम उनका कहना, सामाजिक व्यवस्था जो है, सोशल सिस्टम उनकी किताब 1951 में प्रकाशित हुई। उनका मानना है कि सामाजिक व्यवस्था जो है सामाजिक क्रिया से बनती है, सामाजिक क्रिया से ही, सामाजिक क्रिया की फ्रिक्वेंसी बहुत बढ़ जाती है। बहुत सारी सामाजिक क्रियाएं, जब सभी कर्ता जब क्रिया करते हैं तो एक पैटर्न बनाते हैं और वो सामाजिक व्यवस्था को बनाते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था के संरचनात्मक पक्ष की बात किया, प्रकार्यात्मक पक्ष की वो बात करते हैं। संरचनात्मक पक्ष में वो जैसे दिखता है, जैसे रोल और स्टेटस की बात करते हैं, विशेष करके कि रोल्स और स्टेटस से सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। जॉनसन ने भी बात की है, ठीक है, ग्रुप है। और इसमें ये जो है क्या करें, दो प्रकार के सामाजिक प्रतिमानों की बात करते हैं, संबंधात्मक, नियामात्मक, रिलेशनल सोशल नॉर्म, रेगुलेटिव सोशल नॉर्म्स की बात करते हैं। और इसमें बोलते हैं संरचना बनती है नातेदारी व्यवस्था से, सामाजिक स्तरीकरण होता है सामाजिक संरचना में। उसके बाद बोलते हैं शक्ति व्यवस्था होती है सामाजिक संरचना में, मूल्यों का एकीकरण होता है सामाजिक संरचना में। ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब समाज व्यवस्था का प्रकार्यात्मक पक्ष, जिस पे ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि मैं क्या कहते हैं, टॉलकर्स पर्सन प्रकारवादी हैं, ठीक है, तो प्रकारवाद पे ज़्यादा जोर देते, कहते हैं समाज की संरचना जो है आखिर क्यों बनी रहती है, उसके पीछे वो कारण बताते हैं कि समाज की संरचना भाई बने रहने के लिए क्या चाहिए। समाज व्यवस्था जो है, जैसे हमारा बॉडी है, तो इसको बने रहने के लिए क्या चाहिए, क्यों बना हुआ है, तो भाई खाना पीना चाहिए, पानी चाहिए, सब चीज़ चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए। उसी तरह समाज को क्या चाहिए बने रहने के लिए, तो उसको प्रकार्यात्मक पक्ष, उसको वो एजिल कहते हैं। एजिल का मतलब ये है एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, AGIL, एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन, लेटेंसी, अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण, तनाव की समाप्ति। बोले ये चार चीज़ें समाज में अगर होता रहेगा ना तो समाज कभी ख़त्म नहीं होगा। एडेप्टेशन जरूरी है। और वो बोलते हैं ये चार चीज़ भाई होगा कैसे, तो अनुकूलन बोलते हैं इकोनॉमिक व्यवस्था से आती है समाज में, आर्थिक व्यवस्था से आती है। गोल अटेनमेंट पॉलिटिकल सिस्टम से आता है, अगर पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा रहा, सरकार अच्छी चलेगी तो लक्ष्य सही रहेगा समाज का। ये बोलते हैं एकीकरण सोशल सिस्टम से आता है, अगर समाज सही से काम करेगा तो लोग एकीकृत रहेंगे, लोगों में नफरत नहीं होगी। तनाव की समाप्ति कैसे होगी, वो बोलते हैं तनाव की समाप्ति वैल्यू से होगी, मूल्य व्यवस्था से होगी। अगर समाज में मूल्य काम करेगा तो तनाव नहीं रहेगा, ये तनाव समाप्ति। तो इस प्रकार उन्होंने एजिल मॉडल दिया। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं नेट में खूब पूछा जाता है कि अनुकूलन की पूर्ति कौन करता है, तो आर्थिक व्यवस्था करती है, इकोनॉमी। लक्ष्य प्राप्ति की पूर्ति कौन करता है, पॉलिटिकल व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था। एकीकरण सामाजिक व्यवस्था। तनाव की समाप्ति कौन करेगा, तनाव की समाप्ति मूल्य व्यवस्था। लक्ष्य राजनीति, अनुकूलन आर्थिक। इस तरह से ये था पूरा सोशल, और इस तरह से सोशल सिस्टम बना रहता है। और इसके अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था के प्रकार्यात्मक पक्ष को जिन चार प्रमुख तत्वों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, बाह्य माध्यम एक्सटर्नल मीडियम, उसके बाद बाह्य लक्ष्य, एक बाहरी लक्ष्य होता है, इसको आपको याद करना है बस पॉइंट। आंतरिक लक्ष्य और आंतरिक माध्यम। प्रतिमान चर जो अभी हम लोगों ने समझा है, जब कर्ता कोई काम करता है तो उसके पास दो विकल्प होते हैं, उसमें से एक को वो चुनता है। जिस काम को वो चुनता है, इन दोनों विकल्प में से, इन दोनों विकल्प को प्रतिमान चर कहते हैं। इसके 5 प्रतिमान चरों को पार्सन्स ने बताया कि जब भी कर्ता कोई काम करता है तो उसके सामने 5 प्रतिमान चर होते हैं। यानी व्यक्तिवादिता होती है, ये सार्वभौमिकतावाद होता है, प्रदत्त परिस्थिति होता है या अर्जित परिस्थिति होता है, ऐसे प्रभावात्मकता होती है, प्रभावात्मक निष्पक्षता होती है, मिश्रित होती है या स्पेसिफिक होती है, सेल्फ ओरिएंटेशन होता है, स्व केंद्रीयता होती है या सामूहिक केंद्रीय होता है। किसको ध्यान में रख के वो काम करता है, और इसी
5 जोड़े को प्रतिमान चर कहते हैं। तो ये उसी का विश्लेषण है। तो ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपको आएगा कि इनमें से टॉलकट पार्सन्स ने किसकी चर्चा नहीं की है, और ये 5 रहेगा, इसमें से 3 रहेगा, 1 नहीं रहेगा। तो इसको आप याद कीजिए, ये नेट में ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये यही है, इसका मैंने आपको बता दिया है। अब हम आर.के. मार्टन की बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग टॉलकट पार्सन्स की बात करेंगे। अमेरिका के महान वैज्ञानिक टॉलकट पार्सन्स का जन्म 1902 में कोलोरेडो में हुआ था, जो अमेरिका में है, और पार्सन्स की मृत्यु 1979 में हुई। पार्सन्स महान समाजशास्त्री हुए, और आपको मैं ये बता दूं कि पार्सन्स को आदर्शवादी प्रकारजवाद, संरचनात्मक प्रकारजवाद या क्रियावादी सिद्धांतकार के रूप में मशहूर हुए। संरचनात्मक प्रकारजवाद के रूप में सबसे ज्यादा, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के रूप में मशहूर हुए। और पार्सन्स 1927 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक टीचर के रूप में रहे, और समाजशास्त्र विभाग में वो विभागाध्यक्ष थे। 1949 ईस्वी में आपको अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद का अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त हुआ। पार्सन्स दुर्खिम और मैक्स वेबर की इस बात के लिए आलोचना करते हैं कि दोनों विद्वान बिना काम का बहस में पड़े हैं कि समाज में महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति, समाज महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति, ये बिना काम की बात है। पार्सन्स का ये कहना है। पार्सन समाज और व्यक्ति को अलग अलग नहीं समझते, बल्कि दोनों एक ही है। जहाँ व्यक्ति समाज का एक इकाई है, प्रतिबिंब है, वही समाज व्यक्तियों का समूह है। उन्हें अलग अलग समझना एक सैद्धांतिक भूल है। पार्सन्स ने मैक्स वेबर की अधिकांश कृतियों का अंग्रेजी अनुवाद किया, और आपको समाजशास्त्र का सिद्धांतवेत्ता कहा जाता है। मैं आपको ये बता दूं, आपके विद्यार्थियों में किंग्सले डेविस, आर.के. मार्टन, रॉबर्ट विलियम्स, विल्बर्ट मूर और आपकी कृतियां आप देख लीजिए कि इनके रचना कौन कौन से हैं, उसको असल समझना है। बार बार नेट में आता है, और नेट में बहुत सारी बेसिक बातें आ जाती है। तो सबसे पहले द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937 में उन्होंने लिखी, और जो बहुत मशहूर है। उसके बाद टुवर्ड्स ए जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन विथ शिल्स के साथ उन्होंने 1951 में ये लिखा था, दी सोशल सिस्टम 1951। तो ये 3 किताब काफी महत्वपूर्ण है, इसको तो आपको याद होना ही चाहिए। नेट में भी अक्सर पूछा जाता है। बाकी और किताबों के नाम भी मैं बता देता हूँ आपको। एसेज ऑन सोशियोलॉजिकल थ्योरी 1939, सोशल स्ट्रक्चर एंड पर्सनालिटी 1964, इकोनॉमी एंड सोसाइटी विथ स्मेल्जर, ये भी स्मेल्जर के साथ लिखा गया है 1956, और वर्किंग पेपर्स इन द थ्योरी ऑफ एक्शन विथ बेल्स एंड शिल्स 1953, और सोसाइटीज इवोल्यूशनरी एंड कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव 1960, द सिस्टम ऑफ मॉडर्न सोसाइटीज 1971 में पार्सन्स ने लिखी। पार्सन्स के समाजशास्त्री सिद्धांत के क्षेत्र में बहुत काम किया, और बहुत ज्यादा उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी। उनके सारे देन को जो उन्होंने किया, उनकी सारी बातों को एक सूत्र में अगर पिरोया जाए तो पार्सन्स के जो 3 क्षेत्रों में पार्सन्स के सिद्धांतों को आप देख सकते हैं, जिस पे उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया है।
तो सबसे पहला सिद्धांत है सामाजिक क्रिया सिद्धांत, और दूसरा है सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत, और तीसरा है प्रकार्यात्मक सिद्धांत। तो सोशल एक्शन थ्योरी, सामाजिक क्रिया सिद्धांत का वर्णन हम यहाँ पे करेंगे। पार्सन्स आप जानते हैं, मैक्स वेबर है या पार्सन्स है, पेरेटो है, ये सोशल एक्शन को पे फोकस करते हैं कि समाज की इकाई जो है सामाजिक क्रिया है। उन्होंने अपनी पुस्तक जो भी ऊपर में चर्चा किया, द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, 1937 में जो सिल्स के साथ लिखी गई थी, सोशल टुवर्ड्स ए जनरल थ्योरी ऑफ एक्शन विथ शिल्स 1951, और स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन उन्होंने 1937 में लिखी। इसमें उन्होंने संरचना सामाजिक क्रिया के सिद्धांतों का वर्णन किया, और यही नहीं, मैक्स वेबर, पेरेटो, रिकॉर्डो और एडम स्मिथ के सामाजिक क्रिया के सिद्धांतों को अस्वीकार किया, और इनके सामाजिक क्रिया के सिद्धांतों को अस्वीकार करने के बाद इन्होंने जो सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया उसमें वो सबसे ज्यादा जोर देते हैं स्वैच्छिकता पे, वॉलंटरी थ्योरी पे, वॉलंटरी एक्शन पे। यानी उनके सिद्धांत को बोला था क्रिया का स्वैच्छिक सिद्धांत, वॉलंटरी थ्योरी ऑफ एक्शन। आखिर उनके सिद्धांत को क्रिया का ऐच्छिक सिद्धांत क्यों कहते हैं, और यही है उनका सिद्धांत। उनका ये कहना है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सामाजिक क्रिया में कि कर्ता का लक्ष्य बहुत जरूरी है। उन्होंने अपने सिद्धांत में पहली बार क्रिया सिद्धांत के लक्ष्य से जोड़ दिया और कहा कि सामाजिक क्रिया के लिए 3 शर्तों का होना जरूरी है। कोई भी सामाजिक क्रिया तभी सामाजिक क्रिया होगी जब उसमें 3 तत्व का होना जरूरी है। 3 तथ्य या तत्व कहिए, एलिमेंट का होना जरूरी है। इन तीनों के बिना कोई भी सामाजिक क्रिया नहीं हो सकती। सबसे पहले उन्होंने कहा एक्टर यानी कर्ता, दूसरा उन्होंने कहा सिचुएशन, इसको उन्होंने अपनी जुबान में अल्टर कहा। अल्टर मतलब सिचुएशन का मतलब परिस्थिति, और तीसरा है उन्होंने कहा मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब प्रेरणा, इसको आप गोल कह सकते हैं। तो पार्सन्स कहते हैं कि इनमें से किसी एक के अभाव में भी सामाजिक क्रिया संभव नहीं है। पार्सन्स के अनुसार कर्ता का होना जरूरी है जो सामाजिक क्रिया करे, और कर्ता के सामने कर्ता एक परिस्थिति में सामाजिक क्रिया करता है, साथ में उसको एक लक्ष्य का होना भी जरूरी है। अब उदाहरण के तौर पे यदि कोई विद्यार्थी IAS, PCS या नेट या ग्रुप सी, आर्मी या पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो आप ये देखिए तैयारी करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, इसको उन्होंने कहा कर्ता यानी एक्टर। और परिस्थिति होनी चाहिए, आप एक सोशल सिचुएशन में कर रहे हैं। सपोज अगर आप आज नहीं होते और अगर आप अशोक के जमाने में होते तो क्या IAS, PCS, आर्मी, पुलिस की तैयारी करते होते, ग्रुप सी की? जी नहीं। एक परिस्थिति का होना जरूरी है। अगर आप जंगल में रहते, ट्राइबल सोसाइटी में होते, सपोज आप एक जंगली अवस्था में होते, आप 1000 साल पहले होते, तो क्या IAS और PCS की तैयारी करते होते? बिल्कुल नहीं। तो जैसी आपकी परिस्थिति होती है उसके अकॉर्डिंग आपका एक गोल होता है, और इन गोल के बिना आप सोशल एक्शन नहीं करते। बिना काम का तो आप नहीं पढ़ रहे हैं, आपका कोई ना कोई लक्ष्य होता है। तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए सामाजिक क्रिया के लिए? पार्सन्स के अनुसार सामाजिक क्रिया के लिए सर्वप्रथम आप एक कर्ता होना चाहिए, दूसरा परिस्थिति, और तीसरा लक्ष्य यानी मोटिवेशन। तो इस प्रकार और भी महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करते हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि कर्ता, परिस्थिति और मोटिवेशन के अलावा वो बात करते हैं कि नॉर्म्स भी होता है। नॉर्म्स के अलावा वो कहते हैं वैल्यू भी होता है। नॉर्म्स का मतलब प्रतिमान, वैल्यू भी होता है, मूल्य भी होता है। और मैं आपको ये बताऊँ, ये सारे क्वेश्चन PCS में, नेट में पूछे जाते हैं, इवन IAS के मेंस वगैरह में भी पूछे जाते हैं।
और वो कहते हैं कि जो मोटिवेशन है, प्रेरणा है, उसको भी वो 3 स्वरूप देते, 3 प्रकार में बांटते हैं। एक है कैथेक्टिक मोटिवेशन, दूसरा है कॉग्निटिव मोटिवेशन और तीसरा है इवैल्यूएटिव मोटिवेशन। कैथेक्टिव का मतलब सौंदर्यात्मक अभिप्रेरणा या प्रेरणा, और कॉग्निटिव मोटिवेशन का मतलब है संज्ञानात्मक अभिप्रेरणा, इवैल्यूएटिव का मतलब मूल्यात्मक अभिप्रेरणा। तो सौंदर्यात्मक में कहते हैं ये सौंदर्य बोध निर्धारित होती है, इसका संबंध व्यक्ति के मनोविज्ञान या मनोवृत्ति से है। जैसे व्यक्ति किस प्रकार का साहित्य, फिल्म, कविता आदि पसंद करेगा, इसका निर्धारण उसके मोटिवेशन से होता है। और संज्ञानात्मक में इस तरह का संयोजन किया जाता है कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो कॉग्निटिव में। और मूल्यांकन में व्यक्ति मूल्यांकन करता है कि इससे हमको कितना लाभ होगा, पहले से सोचता है। सपोज आपने दुकान खोलना है, तो आप सोचते हैं आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस चीज की दुकान खोलेंगे, अगर उसकी दुकान खोलेंगे तो कितना फायदा होगा, कितना लॉस होगा, आप ये मूल्यांकन करते हैं। देखिए, सबसे अहम बात यह है कि आपको कम से कम ये पॉइंट तो आपको याद होना चाहिए, सौंदर्यात्मक, संज्ञानात्मक और मूल्यांकनात्मक प्रेरणा, क्योंकि नेट में ये पूछ देते हैं कि इनमें से कौन एक नहीं है। तो इस प्रकार टॉलकट पार्सन्स ने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया, और इनके पार्सन्स के क्रिया सिद्धांत को स्वैच्छिक क्रिया सिद्धांत यानी वॉलंटरी एक्शन थ्योरी कहते हैं। और जब कोई व्यक्ति एक दूसरे से मिलता है, जुलता है, तो पता है क्या होता है, इंटरेक्शन होता है, सोशल एक्शन होता है। तो इस प्रकार टॉलकट पार्सन्स कहते हैं कि सोशल एक्शन जो होता है, यही सोशल एक्शन जो धीरे धीरे सिस्टम बनता है एक दूसरे से। अब आप ये बताइए, परिवार में क्या हो रहा है, परिवार में सोशल एक्शन हो रहा है, माँ बाप भाई बहन परिवार के सारे सदस्य मिलके सोशल एक्शन करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं, और बिना लक्ष्य के नहीं करते हैं, गोल ओरिएंटेशन होता है। और ये सोशल एक्शन जब समाज में इंटर रिलेट हो जाता है, ये स्कूल के टीचर, डॉक्टर और हॉस्पिटल से डॉक्टर और सब के एक्शन इंटर रिलेटेड हो जाते हैं, यही जाकर के एक दिन सिस्टम बनता है। और पार्सन्स सामाजिक मूल्यों की भी चर्चा करते हैं, और पार्सन्स कहते हैं कि मूल्य भी जरूरी है सामाजिक क्रिया करने के लिए, प्रतिमान भी जरूरी है, नॉर्म्स भी जरूरी है, और वैल्यू भी जरूरी है। वैल्यू का मतलब मूल्य, और मूल्य की भी चर्चा करते हैं, और वो कहते हैं मूल्य भी 3 तरह का होता है, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और नैतिक। और उसके बाद पार्सन्स कहते हैं कि जब एक से अधिक कर्ता मानक मूल्यों के अनुसार अंतःक्रिया करते हैं और ये अंतःक्रिया निरंतर होती है, तो इसे सामाजिक व्यवस्था आगे बन जाती है। आप मतलब सामाजिक व्यवस्था की हम बात कर रहे हैं इसी वीडियो में, चूंकि सामाजिक क्रिया का सिद्धांत और सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत टॉलकट पार्सन्स का एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, अंतर संबंधित है। जब क्रियाएं निरंतर होती रहती है सामाजिक क्रिया, तो यही क्रियाएं अंतर क्रिया एक दूसरे से रिलेट होती है और ये सामाजिक व्यवस्था बनाती है। परिस्थिति और भूमिका व्यवस्थित रूप से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। और पार्सन सांस्कृतिक व्यवस्था की बात करते हैं कि सांस्कृतिक व्यवस्था में मूल्य जो है महत्वपूर्ण होता है। इसे मूल्य, विश्वास, प्रतीक इस तरह पारस्परिक रूप से जुड़े होते हैं कि अपने आप में एक व्यवस्था बन जाती है। और एक होता है एक व्यक्तित्व व्यवस्था की बात करते हैं कि कुछ न होकर मनुष्य की मनोदशा को बढ़ाने वाली अभिप्रेरणाओं, विचारों और संवेगों की व्यवस्था है।
ये व्यक्तित्व व्यवस्था है। और ये तीनों अलग अलग होकर भी अलग नहीं है। और इन तीन व्यवस्था की बात करते हैं, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और व्यक्तित्व व्यवस्था। ये तीनों व्यवस्था एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होती है और इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था और कुछ न होकर व्यक्तियों के बीच होने वाली बार बार होने वाली क्रियाएं हैं जो कालांतर में एक संस्था का रूप ले लेती है। अतः क्रियाओं का संस्थाकरण ही सामाजिक व्यवस्था। जब क्रिया इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाती है, एक्सेप्टेड हो जाती है, तो वही जा करके बाद में फिर एक सामाजिक व्यवस्था बनती है। और पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था के 3 लक्षण बताते हैं। विभिन्न भागों में पारस्परिक निर्भरता, दूसरा है व्यवस्था में एक सीमा तक स्थायित्व और तीसरा है व्यवस्था में परिवर्तन। यानी कि इसमें निरंतरता भी होती है, परिवर्तन भी होता है और पारस्परिक निर्भरता एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये है सामाजिक व्यवस्था की विशेषता। जब कोई व्यक्ति या समूह अंतःक्रिया करते हैं तो उसके सामने पार्सन्स इसी दौरान, जब सामाजिक क्रिया के दौरान सामाजिक व्यवस्था की बात करते हुए पार्सन्स बहुत सारी बातें करते हैं। आपको मैं एक बार कंक्लूड भी कर दूंगा सारी बात को एक बार लास्ट में। पार्सन्स देखिए, पार्सन्स कहते हैं कि समाज में 3 प्रकार की व्यवस्था होती है, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और व्यक्तित्व व्यवस्था। ये तीनों व्यवस्था समाज की एक इंटर रिलेटेड होती है और ये तीनों व्यवस्था समाज को बनाए रखने में महत्वपूर्ण होती है। और तीनों सामाजिक व्यवस्था के 3 लक्षण बताए हैं। विभिन्न भागों में पारस्परिक निर्भरता होती है और निरंतरता होती है और परिवर्तन भी आते हैं। साथ साथ में कहते हैं सामाजिक व्यवस्था का जो इकाई है वो सामाजिक क्रिया है। सामाजिक क्रिया से सामाजिक व्यवस्था बनती है और सामाजिक क्रिया आपको पता है 3 चीजों से बनता है, कर्ता, परिस्थिति और प्रेरणा। तो आप ये देखिए कहाँ एक कर्ता से लेके पूरे समाज की व्यवस्था बनी हुई है। अब मैं आपको उदाहरण से समझाता हूं कि सपोज के परिवार का एक सदस्य है, कोई संतोष या मनोज नाम का व्यक्ति है, मनोज है। अब वो व्यक्ति मनोज ही वो व्यक्ति है जो एक्शन कर रहा है और सोशल एक्शन किससे किससे कर रहा है, पिता से कर रहा है, मम्मी से कर रहा है और टीचर से भी कर रहा है, दोस्तों से भी कर रहा है। तो देखिए फिर हॉस्पिटल में भी कर रहा है, दुकान में भी कर रहा है एक्शन। हर जगह वो एक्शन का मतलब एक लक्ष्य है कि दुकान में सब्जी लाना है या दुकान से कुछ खरीदना है, वो उसका लक्ष्य है। दुकानदार से बात बोलता है, वो एक्शन है, ठीक है। और मीनिंगफुल एक्शन है, मतलब एक मोटिवेशनल एक्शन है, वॉलंटियरिस्टर है, उसकी इच्छा के अनुरूप वो काम कर रहा है। उसकी इच्छा है कि वो दुकान से चीनी खरीदे, तो वो चीनी खरीद रहा है, तो वो एक्शन कर रहा है। तो 3 चीज हुआ, एक्टर, सिचुएशन और गोल। और ये व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति समाज में सामाजिक क्रिया जब करता है तो पूरे समाज में एक व्यवस्था बनती है। और समाज व्यवस्था में भी 3 उपव्यवस्था है, एक सामाजिक व्यवस्था है, सांस्कृतिक व्यवस्था है और व्यक्तित्व व्यवस्था है। सांस्कृतिक व्यवस्था में आपका हो गया मूल्य, विश्वास, प्रतीक, ये सारी चीज एक मूल्य है। और व्यक्तित्व व्यवस्था में आपका हो गया आपका प्रेरणा, मोटिवेशन से बनता है। तो ये सारी चीजें मिल करके एक सामाजिक व्यवस्था बनती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि एक महत्वपूर्ण बिंदु की। टॉलकट पार्सन्स बात करते हैं पैटर्न वेरिएबल की। पैटर्न वेरिएबल की, इसको कई नामों से जाना जाता है। प्रतिमान वेरिएबल या अभिविन्यास प्रकारांतर इसको कहते हैं, या प्रतिमान चर भी कहते हैं। अब ये क्या है, इसको अच्छे से समझिए। मैं समझता हूं सामाजिक क्रिया भी आप समझ चुके हैं, सामाजिक व्यवस्था भी आप समझ चुके हैं। अब इसको आप समझिए कि आखिर प्रतिमान चर है क्या।
देखिए, प्रतिमान चर, पैटर्न, वेरिएबल। पैटर्न एक पैटर्न है और उसमें वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब चेंजिंग, यानी प्रतिमान चर। पार्सन्स कहते हैं कि जब कोई कर्ता कोई कार्य को करता है तो उसके सामने हमेशा दो विकल्प होते हैं। सपोज आपके पास, आप जा रहे हैं कोई काम करने, तो आपके पास हमेशा दो विकल्प होता है, बल्कि आपके पास दो तो होता ही होता है, और भी है। सपोज कि आपको चीनी खरीदना है या गुड़ खरीदना है, या आपको चीनी खरीदना है तो किस दुकान से खरीदना है, अपनी जाति के व्यक्ति से खरीदना है या दूसरे जाति के व्यक्ति से खरीदना है। अगर आपको चीनी खरीदना है तो अपने मोहल्ले में खरीदना है या बाहर जाके खरीदना है। मतलब आपके पास हमेशा दो विकल्प अवेलेबल है। आप नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं तो किससे करना चाहते हैं, सोशियोलॉजी से करना चाहते हैं या हिस्ट्री से करना चाहते हैं। आप नेट क्वालिफाई करके क्या करना चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही विकल्प है आपके पास, हमेशा दो मिनिमम आपके पास विकल्प अवेलेबल होता है जब भी आप कोई काम करते हैं। सपोज आज आपको 100 रुपया किसी गरीब को देना है, किसी भूखे व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को, और जो मजबूर है, नीडी है। अब आप किसको देंगे? आप हिंदू को देंगे या मुसलमान को देंगे, अपनी जाति के व्यक्ति को देंगे या दूसरे जाति को व्यक्ति के देंगे। मतलब आपके पास विकल्प है, जो सामने आपको दिख गया उसको देंगे या चुन के देखेंगे कि किसको देंगे। तो आपके पास हमेशा हर काम में दो विकल्प होते हैं। आप अभी सुबह में नाश्ता बनाएंगे तो नाश्ते में क्या बनाएंगे? आपके पास हमेशा दो विकल्प होता है, रोटी सब्जी। सब्जी में कौन सी सब्जी बनाएंगे? सब्जी में आलू की सब्जी बनाएंगे या भिंडी की सब्जी बनाएंगे। विकल्प आपके पास हमेशा अवेलेबल होते हैं, ये टॉलकट पार्सन्स कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझना है पैटर्न वेरिएबल को। तो जब भी व्यक्ति कोई काम करता है तो वो दुविधा में होता है और उसके सामने ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है, तो व्यक्ति को ऐसी स्थिति होती है कि व्यक्ति आसानी से उसको सॉल्व नहीं कर पाता है, और इसी स्थिति को पैटर्न वेरिएबल कहते हैं। इसी छुटकारा दिलाने का प्रयास किया गया है। ये मूल्यों का एक ऐसा जोड़ा है जिसका महत्व समाज की प्रकृति के अनुसार होता है। इसी को टॉलकट पार्सन्स पैटर्न वेरिएबल कहते हैं कि जब भी कोई काम करता है तो उसके सामने दो लक्ष्य होते हैं। वो सोचता है ये करे या वो करे। जैसे मान लीजिए स्कूल खोलना है, नेताजी को स्कूल खोलना है तो अपनी जाति के बीच में स्कूल खोलेंगे या सबके लिए स्कूल खोलेंगे। आप कोई काम करेंगे तो लोकतांत्रिक तरीके से करेंगे या अलोकतांत्रिक तरीके से करेंगे। आपके पास दो विकल्प है। आप कोई काम करेंगे तो अपने हित के लिए करेंगे या लोगों के हित के लिए करेंगे। आप कोई काम करेंगे तो किस आधार पे करेंगे। तो इस प्रकार उन्होंने पैटर्न वेरिएबल का 5 जोड़ा बताया है, 5 पेयर्स ऑफ पैटर्न वेरिएबल, और कहा है कि पैटर्न वेरिएबल 5 जोड़े हैं। और ये आमतौर पे एग्जाम में पूछा जाता है, नेट में भी पूछा जाता है और IAS PCS में भी ये सिलेबस में है। तो सबसे पहला है भावनात्मकता बनाम भावनात्मक तटस्थता, अफेक्टिविटी वर्सेस अफेक्टिव न्यूट्रलिटी। दूसरा है सार्वभौमिकवाद बनाम विशिष्टवाद, यूनिवर्सलिस्टिक वर्सेस पार्टिकुलरिस्टिक। और तीसरा है आत्म बनाम सामूहिकता, सेल्फ वर्सेस कलेक्टिविटी। और चौथा है प्रदत्त बनाम अर्जित, एस्क्राइब्ड वर्सेस अचीव्ड। पांचवा है विसरण बनाम विशिष्ट, डिफ्यूजनिस्ट वर्सेस स्पेसिफिसिटी। अब इसका मतलब थोड़ा आप समझ लीजिए।
भावनात्मक वर्सेस अफेक्टिव न्यूट्रलिटी का मतलब ये हुआ कि जब कर्ता कोई काम करता है तो वो भावनात्मकता से काम करता है या भावनात्मक तटस्थता से कोई काम करता है। अब जैसे माँ बच्चे को प्रेम करती है तो वो एक्शन किस प्रकार का है, वो जाहिर सी बात है भावनात्मकता का है। तो आपके पास दो विकल्प होते हैं, आप भावनात्मक करते हैं या भावनात्मक यानी अफेक्टिव न्यूट्रलिटी में काम करते हैं, यानी आप कोई काम प्रेम और भावना में बह के करते हैं या न्यूट्रल रह के करते हैं। सपोज आपको कोई चीज समान वितरण करना है, आप भावना में वितरित कर रहे हैं, अपने लोगों को वितरित कर रहे हैं या सबको समान रूप से वितरित कर रहे हैं, तो ये है। और दूसरा था सार्वभौमिकवाद बनाम विशिष्टवाद। आप कोई कार्य सार्वभौमिक रूप से करते हैं यानी सबको देखकर सबके लिए करते हैं, सभी जाति के लिए, सभी धर्म के लिए, सभी लोगों के लिए, पूरे समाज के लिए। जैसे मान लीजिए मैं YouTube में वीडियो बना रहा हूँ तो मैं किसके लिए बना रहा हूँ, तो मेरा जो मकसद है कि सभी लोग इसको पढ़ें, सभी लोग इससे फायदा उठाएं। तो ये जो मकसद है सार्वभौमिकवाद का है। अगर ये मकसद किसी का हो कि विशिष्ट जाति को फायदा दिलाना है, विशिष्ट धर्म के लोगों को फायदा दिलाना है, खास लोगों को फायदा दिलाना है, तो ये हो जाएगा विशिष्टवाद। आपने नल कहाँ लगाना है, आप हैंड पंप किसी गरीब को लगाना चाह रहे हैं, लेकिन वो गरीब कौन होगा, वो सारे गरीब ऐसे होंगे या आप विशिष्ट जाति के गरीब की तरफ आपका ध्यान है। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सलिस्टिक अप्रोच या पार्टिकुलरिस्टिक अप्रोच। और एक था सेल्फ वर्सेस कलेक्टिविटी, आत्म बनाम सामूहिकता। आप कोई काम किस मकसद से कर रहे हैं, क्या आप अपने लिए कर रहे हैं या सभी लोगों के लिए कर रहे हैं। क्या आप जो काम कर रहे हैं, आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या आप आईएएस बनना चाह रहे हैं, तो आप आईएएस ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने के लिए बनना चाह रहे हैं या लोगों की सेवा करने के लिए। आप नेता बनना चाह रहे हैं या कोई भी नेता जो नेतृत्व कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहा है या समाज को फायदा पहुंचाने के लिए कर रहा है, तो ये हो गया सेल्फ वर्सेस कलेक्टिविटी। ये पैटर्न है, ये जोड़ा है, इस तरह से ये जोड़ा बनता है। एक है प्रदत्त बनाम अर्जित, एस्क्राइब्ड वर्सेस अचीव्ड। आप कोई काम किस आधार पे कर रहे हैं, प्रदत्त आधार पे कर रहे हैं या अर्जित आधार पे कर रहे हैं। सपोज एक पंडित जी हैं और पूजा पाठ कराते हैं, नामकरण से लेके अंत्येष्टि संस्कार सब कराते हैं, वो किस आधार पे करा रहे हैं, वो प्रदत्त आधार पे करा रहे हैं या अर्जित आधार पे करा रहे हैं। उनका जो पोस्ट है वो एस्क्राइब्ड है या अचीव्ड है, वो कोई भी काम किस आधार पे कर रहे हैं। अगर आप योग्यता के आधार पे प्रोफेसर बन गए, डॉक्टर बन गए और समाज को सेवा दे रहे, तो ये आपका आधार अर्जित होगा। लेकिन अगर आप पंडित जी बन गए और पूजा पाठ करा रहे, चूंकि आपके दादा, आपके नाना, आपके पापा ये सब पंडित थे और आप भी पूजा पाठ वाला काम करा रहे हैं, तो ये आपका प्रदत्त आधार हो जाएगा। तो इस तरह से हमेशा आपके पास दो पैटर्न अवेलेबल है। एक है विसरण बनाम विशिष्ट, डिफ्यूजनेस वर्सेस स्पेशलिटी। तो इस प्रकार आप ये देखिएगा कि यहाँ पे भी आप कोई भी काम मतलब सभी के लिए करना चाह रहे हैं या स्पेसिफिक हो के करना चाह रहे हैं। सपोज आप कोई भी काम सभी जाति के लिए कर रहे हैं, सभी धर्म के लिए कर रहे हैं, आप सड़क बनवा रहे हैं, आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, आप स्कूल खोल रहे हैं, आप हॉस्पिटल खोल रहे हैं, तो आप हॉस्पिटल किस जगह पे खोल रहे हैं, किन लोगों के फायदे के लिए खोल रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि उससे सिर्फ विशेष जाति, विशेष धर्म, विशेष क्षेत्र के लोगों को फायदा पहुंचे। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिसिटी। और डिफ्यूजनेस का मतलब उसका फायदा सब लोगों को धीरे धीरे पहुंचने वाला है। तो कुल मिलाकर के जब कोई काम करता है, यानी काम का मतलब समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से
एक्शन, सामाजिक क्रिया। जब कोई कर्ता सामाजिक क्रिया करता है तो उसके सामने दो विकल्प हमेशा अवेलेबल होते हैं। उन दोनों विकल्प में से एक विकल्प को चुनता है और इसी को कहते हैं पैटर्न वेरिएबल। उन्होंने पैटर्न वेरिएबल के 5 जोड़े बताए हैं। मैं उसको फिर से आपको समझा तो ये आपको याद होना चाहिए, नेट में पूछता है, पीसीएस में पूछता। इफेक्टिविटी वर्सेस इफेक्टिव न्यूट्रलिटी, भावनात्मकता बनाम भावनात्मक तटस्थता, सार्वभौमिक बनाम विशिष्टवाद, यूनिवर्सलिटी वर्सेस पार्टिकुलरिस्टिक्स, सेल्फ वर्सेस कलेक्टिविटी, आत्म बनाम सामूहिकता, एस्क्राइब्ड वर्सेस अचीव्ड, प्रदत्त बनाम अर्जित, और डिफ्यूजनेस वर्सेस स्पेसिफिसिटी, विसरण बनाम विशिष्टता। और उनका कहना है इसमें एक और ख़ास बात इन्होंने कहा कि इस व्यवस्था में उनका ये कहना है कि परंपरागत समाज में जितने भी ये पैटर्न वेरिएबल के जोड़े हैं, एक परंपरागत समाज के हैं और एक आधुनिक समाज के हैं। जैसे इफेक्टिविटी वर्सेस इफेक्टिव न्यूट्रलिटी, भावनात्मकता ये परंपरागत समाज में पाया जाता था ज्यादा, आधुनिक समाज में भावनात्मक तटस्थता है। पार्टिकुलरिस्टिक वर्सेस यूनिवर्सलिस्टिक, पार्टिकुलरिस्टिक जो है परंपरागत समाज का गुण है, विशिष्टतावाद। सार्वभौमिकवाद आधुनिक समाज का गुण है। पहले जमाने में लोग अपनी जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र से ज्यादा सीमित थे और उन्हीं के आधार पर काम करते थे। और कलेक्टिविटी वर्सेस सेल्फ, सामूहिक उन्मुखता, आपका ओरिएंटेशन सामूहिक होता है परंपरागत समाज में। आप जो भी काम करते हैं पूरे समूह के लिए करते हैं, लेकिन अब सेल्फ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। हर काम आप अपने लिए करना चाहते हैं, जैसे आईएएस बनना चाह रहे हैं, पीसीएस करना चाह रहे हैं, ये बहुत बारीक है। आधुनिक समाज में लोग सेल्फ कॉन्शियस हो गए हैं, न कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। और परंपरागत समाज में डिफ्यूजनेस था, विसरण थे, लेकिन आधुनिक समाज में स्पेसिफिसिटी थी आ गई है। जैसे परंपरागत समाज में लोग स्पेशलिटी नहीं थी, आज हर काम में विशेषीकृत हो गए हैं, तो ये है। और परंपरागत समाज में आप ज्यादा प्रदत्त थे, एस्क्राइब्ड थे, हर काम को एस्क्राइब करते थे। धोबी का बेटा धोबी का काम करता था, पंडित का बेटा पंडित का काम करता था। लेकिन आज समाज अर्जित हो गया है, अचीव्ड हो गया। आज हर काम आप अपनी इच्छा से करते हैं और आप अपनी योग्यता के आधार पे डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बनते हैं। तो ये रहा। तो इस वीडियो में हमने 3-4 कॉन्सेप्ट को सीखा है। सामाजिक क्रिया का सिद्धांत जो 3 चीजों पर आधारित है, क्रियाकर्ता और लक्ष्य, और साथ साथ मूल और प्रतिमान की भी बात करते हैं। उसके बाद उन्होंने सामाजिक व्यवस्था की बात की। सामाजिक व्यवस्था कहते हैं समाज में 3 व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और मूल्य व्यवस्था, व्यक्तित्व व्यवस्था। ये तीनों व्यवस्था एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जिसका आधार सामाजिक क्रिया है। और चौथी बात वो पैटर्न वेरिएबल की बात करते हैं, प्रतिमान चर। प्रतिमान चर को उन्होंने 5 जोड़े बताए हैं। ये प्रतिमान चर, इस प्रतिमान चर में 5 जोड़ों की बात करते हैं और कहते हैं कि कर्ता जब भी कोई कार्य करता है तो उसके सामने 2 विकल्प अवेलेबल होते हैं। तो ये रहा कुल मिलाकर के। आपको कैसा लगा? कोई बात नहीं समझ में आया है तो आप जरूर पूछेंगे, और अन्य वीडियो में हम बात करेंगे और भी सिद्धांतों की। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉलकट पार्सन्स के प्रकार्यात्मक सिद्धांत की। हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात की थी सामाजिक क्रिया का सिद्धांत और सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत और प्रतिमान चर की बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रकार्यात्मक सिद्धांत की। पार्सन्स कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कुछ पूर्व आवश्यकताएं होती है, प्रीरिक्विजिट्स कहते हैं। पूर्व आवश्यकताएं होती है जिसके बिना व्यवस्था नहीं रह सकती है। इसीलिए पार्सन्स के इस सिद्धांत को प्रकार्यात्मक सिद्धांत कहा जाता है। और अब इसको आप ये बताइए कि सपोज आपको मैं ये समझा दूं कि पूर्व आवश्यकता का मतलब ये हुआ, पार्सन्स कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था को बने रखने के लिए 4 पूर्व आवश्यकताओं की जरूरत है।
इसको प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं कहते हैं, फंक्शनल प्रीरिक्विजिट्स। तो पहला है एडेप्टेशन, दूसरा है एडेप्टेशन का मतलब अनुकूलन, और दूसरा है गोल अटेनमेंट यानी लक्ष्य, और तीसरा है इंटीग्रेशन एकीकरण, और चौथा है लेटेंसी परिस्थिति। अब मामला क्या है कि इसको थोड़ा सा हम दूसरे भाषा में समझा दें कि सपोज किसी भी व्यक्ति को खीर बनाना है, तो खीर बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? तो खीर बनाने के लिए चाहिए दूध, चीनी, चावल और गैस चूल्हा, ये 4 चीज। तो उसी तरह पार्सन्स कहते हैं कि हमको सामाजिक व्यवस्था बनाना है, तो सामाजिक व्यवस्था के लिए भी 4 चीज चाहिए। जिस तरह से खीर बनाने के लिए 4 चीज चाहिए, तो सामाजिक व्यवस्था बनी रहे उसके लिए क्या चाहिए? 4 चीज चाहिए। उसको डॉलकट पार्सन्स एजिल मॉडल कहते हैं, एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी, और यानी अनुकूलन, लक्ष्य, एकीकरण और लेटेंसी को यथास्थिति भी कहते हैं। लेटेंसी, इसको डॉलकट पार्सन्स के इस बात को यानी प्रकार्यात्मक सिद्धांत को एजिल मॉडल भी कहते हैं, AGIL। एडेप्टेशन और गोल अटेनमेंट और इंटीग्रेशन और लेटेंसी। अब सवाल यह पैदा होता है कि एडेप्टेशन है क्या, ये आएगा कहां से? जिस प्रकार मैंने आपको खीर के उदाहरण से समझाया कि खीर बनाने के लिए चावल, चीनी, दूध और गैस चूल्हा चाहिए, लेकिन चावल, चीनी, दूध और गैस चूल्हा एक ही जगह से तो नहीं आएगा। गैस चूल्हा कहीं दूध वाले के यहाँ से तो नहीं आएगा, और दूध चीनी वाले के यहाँ से नहीं आएगा, और चीनी और चावल हो सकता है एक ही दुकान में मिल जाए, लेकिन चावल की अलग दुकान है और चीनी की अलग दुकान है। उसी तरह से एडेप्टेशन हमें प्राप्त करना है, तो अनुकूलन जो है डॉलकट पार्सन्स कहते हैं इकोनॉमी से प्राप्त होती है, आर्थिक व्यवस्था से प्राप्त होती है। और गोल अटेनमेंट यानी लक्ष्य, समाज में लक्ष्य का निर्धारण राजनीतिक व्यवस्था करती है, पॉलिटिकल सिस्टम करती है। और इंटीग्रेशन, समाज में एकीकरण सामाजिक व्यवस्था लाती है। समाज में अनेक उपव्यवस्थाएं हैं, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था, सैन्य व्यवस्था, बहुत सारी व्यवस्था परस्पर एक दूसरे से संतुलित होना चाहिए। सभी मिलकर समाज की व्यवस्था को चलाने में सहायक होते हैं, और सभी उपव्यवस्थाओं को एक सूत्र में बांधे रहने को ही एकीकरण कहते हैं। पार्सन्स इसे सांस्कृतिक एवं सामुदायिक संगठन की व्यवस्था कहते हैं। इस कार्य में धर्म तथा ये धर्म का भी बहुत बड़ा काम होता है इसमें, इंटीग्रेशन में, और कानून का भी काम होता है। तो इंटीग्रेशन सोशल सिस्टम से आता है। और चौथा है लेटेंसी, यथास्थिति। कहते हैं यथास्थिति जो है यथास्थिति बनी रहे, इसकी पूर्व आवश्यकता की शर्त है ये कार्य समाज में परिवार तथा शिक्षा प्रणाली व्यवस्था करती है, और ये मूल्यों से आता है, वैल्यू सिस्टम से आता है। इसके 2 प्रकार बताए हैं, प्रतिमान अनुरक्षण, पैटर्न मेंटेनेंस, और दूसरा उन्होंने बताया टेंशन मैनेजमेंट, तनाव प्रबंधन। लक्ष्य प्राप्ति में सदस्यों के बीच तनाव को दूर करने के लिए 2 तरीके बताए हैं डॉलकट पार्सन्स ने, संस्थागत समय सारणी और संस्थागत प्राथमिकताएं। उन्होंने कहा कि रूटीन बनाइए और प्रायोरिटी देखिए। आप रूटीन बनाइए और सबसे बेहतरीन, सबसे इम्पोर्टेंट काम को सबसे पहले कीजिए।
और दूसरा वो कहते हैं सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक सोशल कंट्रोल। जब तनाव प्रबंधन भी काम ना आए तो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रण करने के लिए, व्यवस्था के लिए सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। और वो सामाजिक नियंत्रण के 3 प्रकार बताते हैं: परसुएशन अनुनयन, अवरोधन इंसुलेशन और पृथक्करण आइसोलेशन। और पार्सन्स तनाव प्रबंधन में, टेंशन मैनेजमेंट में, यानी ये सब लेटेंसी के ही रूप हैं। टेंशन मैनेजमेंट में समाजीकरण को आवश्यक मानते हैं। समाजीकरण के लिए 2 संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्राथमिक संस्थाएं जैसे परिवार सबसे प्रमुख प्राथमिक संस्था है जो टेंशन मैनेजमेंट में काम आता है। और इसमें क्या होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण निर्माण होता है और व्यक्तित्व का स्थिरीकरण होता है, स्टेबलाइजेशन ऑफ पर्सनालिटी। परिवार वो कारखाना है जहाँ व्यक्तित्व का उत्पादन होता है, ये टॉलकट पार्सन्स कहते हैं। और द्वितीयक संस्थाओं का भी बड़ा रोल है। सेकेंडरी इंस्टीट्यूशन, इसमें वो वेश्यावृत्ति की बात करते हैं और वेश्यावृत्ति को सेफ्टी वॉल्व के रूप में वो लेते हैं। हालांकि अल्बर्ट के कोहेन बोलते हैं प्रोस्टिट्यूशन इज ए सेफ्टी वॉल्व फॉर सोसाइटी। तो इस प्रकार जो है आप पार्सन्स 4 पूर्व आवश्यकताओं की चर्चा करते हैं प्रकार्यात्मक सिद्धांत में। एजिल मॉडल कहते हैं एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी। अनुकूलन, लक्ष्य उन्मुखता और एकीकरण और लेटेंसी। इन चारों को प्राप्त एडेप्टेशन प्राप्त होता है अर्थव्यवस्था से, और गोल अटेनमेंट प्राप्त होता है राजनीतिक व्यवस्था से, पॉलिटिकल सिस्टम से, और इंटीग्रेशन प्राप्त होता है सोशल सिस्टम या धर्म या कानून से, और लेटेंसी प्राप्त होता है वैल्यू सिस्टम, शिक्षा और परिवार में। तो ये रहा पार्सन्स का प्रकार्यात्मक सिद्धांत। उसके बाद पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक नियमों, संस्थागत व्यवहार, प्रतिमानों के अनुरूप व्यवहार या कार्य पर पुरस्कार देने और उल्लंघन करने पर दंड देने की भी बात की है। तो पार्सन्स किन किन चीजों की बात करते हैं पार्सन्स, उसमें फिर आपको समाजीकरण की बात करते हैं, सामाजिक नियंत्रण की भी बात करते हैं, समय सारणी की भी बात करते हैं, रूटीन और प्रायोरिटी की बात करते हैं। पार्सन्स कहते हैं प्राथमिक संस्थाएं होती हैं, द्वितीयक संस्थाएं होती हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था के 4 संरचना तत्वों का उल्लेख किया है। पार्सन्स कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था के 4 संरचना होते हैं। देखिए पार्सन्स प्रकार्यात्मक बात भी करते हैं और संरचनात्मक बात भी करते हैं, इसको आप समझ लीजिए अच्छे से। पार्सन्स कहते हैं कि 4 पूर्व आवश्यकताएं होती है, उसको वो प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताओं की बात करते हैं, वो है एजिल मॉडल। लेकिन पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था के 4 संरचनात्मक तत्वों का भी उल्लेख किया है। पहला नातेदारी को मानते हैं, विवाह संबंधी और रक्त संबंधी होता है। दूसरा है सामाजिक स्तरीकरण, इसमें पुरस्कार एवं दंड दिया जाता है। तीसरा है शक्ति व्यवस्था, शारीरिक शक्ति की बात करते हैं। और चौथा है धर्म एवं मूल्य। सामाजिक व्यवस्था की संरचना के प्रकार भी बताते हैं। पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संरचना की अवधारणा में अंतर किया है। सामाजिक व्यवस्था की अभिव्यक्ति सिद्धांतों के समग्र रूप से होती है, जिसके माध्यम से सामाजिक अंतःक्रिया की भूमिकाएं और संबंधित तत्वों का संगठन होता है। लेकिन सामाजिक संरचना उस विशिष्ट प्रकार को प्रतिबिंब करती है जिसमें अंतःक्रिया की स्थिति में ये भूमिकाएं साथ साथ संगठित होती है। तो पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था की संरचना के 4 प्रकार बताए हैं। मैंने आपको मेरी सामाजिक व्यवस्था की वीडियो और सामाजिक संरचना की वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि व्यवस्था क्या है, संरचना क्या है। मैंने बता दिया था, फिर भी मैं ब्रीफ में आपको बताता हूँ। सामाजिक व्यवस्था
दो चीजों से मिलकर के बनती है, प्रकार्यात्मक व्यवस्था और सामाजिक संरचना व्यवस्था। संरचना बाहरी तत्वों, बाहर से जो रूप होता है उसको देखते हैं, उसको सामाजिक संरचना कहते हैं। आंतरिक जो फंक्शन होता है, एक व्यवस्था में दो चीजें होती है, संरचना और प्रकार्य। संरचना एक अलग चीज है, प्रकार्य अलग चीज है। जैसे मोबाइल है, दिखने में कुछ है, काम कुछ है। हो सकता है कोई मोबाइल बहुत खूबसूरत दिख रहा हो और काम का नहीं हो, कोई मोबाइल बहुत खूबसूरत नहीं दिख रहा हो लेकिन काम का हो। तो व्यवस्था एज ए होल है, पूरा सिस्टम दोनों चीज को मिला करके है। अब आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। तो पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था की संरचना के 4 प्रकार जो बताए हैं, इसको भी आप समझ लीजिए। सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, यूनिवर्सलिस्टिक अचीवमेंट पैटर्न, इसको आपको रट जाना है। सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, दूसरा है सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान। यूनिवर्सलिस्टिक एस्क्रिप्टिव पैटर्न, विशिष्टवादी अर्जित प्रतिमान, पार्टिकुलरिस्टिक अचीवमेंट पैटर्न, विशिष्टवादी प्रदत्त प्रतिमान, पार्टिकुलरिस्टिक एस्क्रिप्टिव पैटर्न। तो ये 4 प्रकार के पैटर्न की सामाजिक संरचना में बात करते हैं जो आमतौर पे क्वेश्चन आते हैं। पार्सन्स कहते हैं सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाओं, एजेंसियों, सामाजिक प्रतिमानों तथा साथ ही समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों तथा कार्यों की विशिष्टता एवं क्रमबद्धता को वो कहते हैं सामाजिक संरचना के रूप में। इस प्रकार पार्सन सामाजिक संरचना के विभिन्न तत्वों का उल्लेख करते हैं, जैसे संस्था नंबर 1 पे, दूसरा है एजेंसीज, तीसरा है सामाजिक प्रतिमान, चौथा है समूह एवं उपसमूह, 5वां है परिस्थिति एवं भूमिका, स्टेटस एंड रोल। तो ये रहा। और पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था में स्तरीकरण की भी बात की है। पार्सन्स का सामाजिक स्तरीकरण ये कहता है कि वो स्तरीकरण अवश्यंभावी है, आवश्यक है। सामाजिक स्तरीकरण को वो पुरस्कार एवं दंड के आधार पर देखते हैं और सामाजिक स्तरीकरण का निर्धारण करते हैं। कहते हैं सामाजिक स्तरीकरण का निर्धारण मनमाने ढंग से नहीं किया जाता बल्कि 3 आधारों पर किया जाता है। तो पार्सन्स ने सामाजिक स्तरीकरण को 3 आधारों पर निर्धारित किया है। ये क्वेश्चन आमतौर पे आता है, बस इसको आपको ध्यान में रखना है। पहला है गुण, क्वालिटी, और दूसरा है व्यवहार, कुशलता, और तीसरा है मिल्कियत। मिल्कियत को कहते हैं पोजीशन। क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड पोजीशन, इन तीनों के आधार पर मूल्यांकन समाज के केंद्रीय मूल्य प्रतिमानों के अनुसार किया जाता है। सपोज कोई व्यक्ति की क्वालिटी क्या है, उसका परफॉर्मेंस क्या है और पोजीशन क्या है, ये तीनों चीज मिल करके सामाजिक स्तरीकरण को निर्धारित करता है। जैसे कोई व्यक्ति डॉक्टर है लेकिन उसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो कैसा डॉक्टर होगा, स्तरीकरण में कहाँ पे होगा, ऊपर होगा कि नीचे होगा। डॉक्टर की क्वालिटी क्या है और परफॉर्मेंस क्या है और उसके अंदर पोजीशन क्या है, ये सब चीज मिल करके समाज की व्यवस्था को बनाते हैं, स्तरीकरण को बनाते हैं। इन तीनों के आधार पर समाज में मूल्यांकन होता है और मूल्य प्रतिमानों के अनुसार स्तरीकरण का निर्धारण किया जाता है। और इसी प्रकार तो ये सारी पार्सन्स के सारे सिद्धांत जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत है, एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी यानी अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण और प्रतिमान स्थिरता, साथ साथ में पार्सन्स के अनुसार सामाजिक व्यवस्था में से संबंधित तीन संस्थाएं हैं। संबंधात्मक संस्थाएं, समाज व्यवस्था में संबंधात्मक संस्थाएं, रिलेशनल इंस्टीट्यूशन, नियामक संस्थाएं, नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशन एंड सांस्कृतिक संस्थाएं, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस। ये छोटी छोटी बातें
विशेषकर नेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जितनी भी बातें हमने आपको बताई है, पार्सन्स की सारी बातें इंटीग्रेटेड है, समन्वित है। सबको एक साथ आप कॉपी में लिख ले और याद कर जाए, क्योंकि जब आप याद नहीं करेंगे पूरे तौर पे तब तक आपके अंदर कंफ्यूजन रहेगा। तो कंफ्यूजन दूर करने के लिए पार्सन्स खुद कहते हैं व्यवहार कुशलता। आप में और आम विद्यार्थियों में क्या फर्क होगा, यानी सामाजिक स्तरीकरण आपका और अन्य विद्यार्थियों का कैसे होगा। क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड पोजीशन, आपकी क्वालिटी क्या है और दूसरे विद्यार्थी की क्वालिटी क्या है। आपका परफॉर्मेंस क्या है, आप भी वही कर रहे, दूसरे विद्यार्थी भी वही कर रहे, सेम पोजीशन पे रहेंगे हमेशा। तो आप कुछ बेहतर क्वालिटी अपने अंदर लाएं, बेहतर परफॉर्मेंस लाएं, तो आपका स्टूडेंट के स्ट्रेटिफिकेशन में आप ऊंचे चले जाएंगे, आप पद प्राप्त कर लेंगे। तो पार्सन्स की सारी बातें बहुत व्यवहारिक है, इसमें कोई डाउट नहीं। पार्सन्स के सिद्धांत, चूंकि आपको ये पता है आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं और आपको पता है कि सामाजिक व्यवस्था कितनी जटिल है, सामाजिक व्यवस्था को समझना कितना टफ है, समाज में कितनी छोटी छोटी बातें हैं। तो बहरहाल मैं एक बार फिर से कंक्लूड कर देता हूँ पार्सन्स के सारे सिद्धांत को। पार्सन्स क्या क्या बात करते हैं, पार्सन्स सामाजिक क्रिया सिद्धांत की बात करते हैं। उसमें 3 महत्वपूर्ण चीज़ों की बात करते हैं, कर्ता, परिस्थिति और प्रेरणा, यानी एक्टर, सिचुएशन और गोल। उसके बाद पार्सन सामाजिक व्यवस्था की बात करते हैं। इन तीनों व्यवस्था से, सामाजिक क्रियाएं से जब अंतःक्रिया होती है तो एक सामाजिक व्यवस्था बनती है। पार्सन कहते हैं समाज में 3 व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, सांस्कृतिक व्यवस्था और व्यक्तित्व व्यवस्था। और पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था के 4 संरचना तत्वों की बात करते हैं, नातेदारी, सामाजिक स्तरीकरण, शक्ति, धर्म एवं मूल्य। और पार्सन्स अपने प्रकार्यात्मक सिद्धांत में पार्सन्स पैटर्न वेरिएबल की बात करते हैं कि कोई कर्ता जब काम करता है तो 2 प्रकार के पैटर्न वेरिएबल उनके सामने आते हैं, भावनात्मक तटस्थता, सार्वभौमिक विशिष्टवाद, आत्म एवं सामूहिकता, प्रदत्त एवं अर्जित, विसरण एवं विशिष्ट, यानी इफेक्टिव वर्सेस इफेक्टिव न्यूट्रलिटी, यूनिवर्सलिस्टिक वर्सेस पार्टिकुलरिस्टिक, सेल्फ वर्सेस कलेक्टिविटी, एस्क्राइब्ड versus achieved and diffusionistic versus specificity। अब पार्सन्स अपने प्रकार्यात्मक सिद्धांत में 4 प्रकार के पूर्व प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं की बात करते हैं। उसको वो एजिल मॉडल कहते हैं, एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी। और इनकी पूर्ति 4 तत्वों से होती है, एडेप्टेशन की इकोनॉमी से, गोल की पॉलिटी से, इंटीग्रेशन की सोशल सिस्टम से और लेटेंसी की वैल्यू सिस्टम से। और साथ में पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था के 4 संरचना की बात की है, नातेदारी, सामाजिक स्तरीकरण, शक्ति, धर्म एवं मूल्य संगठन। पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के 4 प्रकार बताए हैं, सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, यूनिवर्सलिस्टिक अचीवमेंट पैटर्न, सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, यूनिवर्सलिस्टिक एस्क्राइब्ड पैटर्न, और विशिष्टवादी अर्जित प्रतिमान, पार्टिकुलरिस्टिक अचीवमेंट पैटर्न, विशिष्टवादी प्रदत्त प्रतिमान, पार्टिकुलरिस्टिक एस्क्राइब्ड पैटर्न। और उसके बाद पार्सन्स ने सामाजिक संरचना में के विभिन्न तत्वों की भी बात की है, कहा इनसे सामाजिक संरचना बनती है, संस्था, एजेंसी, सामाजिक प्रतिमान, समूह, उपसमूह, परिस्थिति एवं भूमिका। और पार्सन सामाजिक स्तरीकरण की भी बात करते हैं, कहते हैं सामाजिक स्तरीकरण में पुरस्कार एवं दंड की व्यवस्था होती है, ये आवश्यक है और अवश्यंभावी है। सामाजिक स्तरीकरण के 3 आधार बताते हैं, गुण, व्यवहार कुशलता और मिल्कियत, यानी क्वालिटी, परफॉर्मेंस एंड पोजीशन। और इस प्रकार और पार्सन ने सामाजिक व्यवस्था के 3 संस्थाओं की भी चर्चा की है, संबंधात्मक संस्था, नियामक संस्था और सांस्कृतिक संस्थाएं। संबंधात्मक संस्थाएं सामाजिक व्यवस्था में है, नियामक संस्थाएं व्यक्तित्व व्यवस्था में और सांस्कृतिक संस्थाएं सांस्कृतिक व्यवस्था में है।
ये 3 व्यवस्था है। संबंधात्मक रिलेशनल इंस्टीट्यूशन, नियामक का मतलब नॉर्मेटिव इंस्टीट्यूशन, सांस्कृतिक संस्थाएं का मतलब कल्चरल इंस्टीट्यूशन। अब ये बात जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक आपको कंफ्यूजन बना रहेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सबको लिख करके याद कर लें, और आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई दिक्कत है तो आप हमसे पूछ लें। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, यहाँ हम लोग टॉलकट पार्सन्स की बात ब्रीफ में करेंगे। टॉलकट पार्सन्स अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, और चलिए, समाजशास्त्र के विद्यार्थी के लिए टॉलकट पार्सन्स का नाम नया नहीं है, बहुत महत्वपूर्ण है। टॉलकट पार्सन्स का मैं जल्दी जल्दी बता दूं कि इनकी महत्वपूर्ण की पुस्तक है स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, और ये अमेरिका के महान वैज्ञानिक हैं, 1902 में पैदा हुए। स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन, इनकी एक किताब है सोशल सिस्टम, एस्से इन सोशोलॉजिकल थ्योरी, बहुत मशहूर है ये सब। ये तो आपको जानना ही है। 1951 में टॉर्ड्स जनरल थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन, टॉर्ड्स के साथ उन्होंने शिल्स के साथ भी लिखी है। तो देखिए, इनका जो सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी है वो है सामाजिक क्रिया का सिद्धांत, जो सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरी है इनकी, सामाजिक क्रिया का सिद्धांत। अब देखिए, इनके सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को जो है वो क्या कह रहे कि पैरेटो ने सामाजिक क्रिया का भी सिद्धांत दिया, मैक्स वेबर ने दिया। पैरेटो ने सामाजिक क्रिया के 2 प्रकार बताए हैं, तार्किक और अतार्किक। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकार बताए हैं। ये ध्यान में रखिएगा, ये सब आता है क्वेश्चन। 4 प्रकार बताए हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट है, उन्होंने 1937 में पुस्तक में स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन में कहा कि सामाजिक क्रिया के लिए 3 चीज़ का होना बहुत महत्वपूर्ण है, कर्ता, लक्ष्य और साधन। इस चीज़ को आप समझिए। कर्ता, लक्ष्य और साधन क्या है? कोई भी काम को करने के लिए, क्रिया को करने के लिए कर्ता का होना ज़रूरी है, और कर्ता का होना ज़रूरी है, और लक्ष्य का होना ज़रूरी है, और लक्ष्य का होना ज़रूरी है, और परिस्थिति का होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मोबाइल से किसी से भी बात कर लेंगे। कर्ता का एक लक्ष्य होगा, किससे बात करना है, और साधन होगा मोबाइल। उसी तरह आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस लक्ष्य हो गया, तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो एक्शन है, क्रिया है। कर्ता है, एक्टर जरूरी है, कर्ता है, लक्ष्य है आईएएस, और साधन किताब है, परिस्थितियाँ हैं। ठीक है, ये सब चीज़, परिस्थिति का होना भी ज़रूरी है। कर्ता, लक्ष्य, साधन और परिस्थिति। तो कर्ता समझ गए, लक्ष्य भी समझ गए आप, और परिस्थिति भी जरूरी है, और साधन भी ज़रूरी है। मॉडिफाइड कंसेप्ट ऑफ टॉर्ड जनरल थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन में उन्हें कहा कि कर्ता का मोटिवेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। क्या है? प्रेरणा का भी रोल होता है। कर्ता किस उद्देश्य के तहत किसी काम को करता है। तो सोशल एक्शन को प्रतिमान से जोड़ा है। वो प्रतिमान से कैसे जोड़ा है? 5 प्रकार के प्रतिमान होते हैं। वो कहते हैं कि जब कोई भी क्रिया करता है तो उसकी इच्छा पे निर्भर करता है। इसको होता है स्वैच्छिक क्रिया का सिद्धांत, वॉलंटरिस्टिक एक्शन ऑफ सोशल एक्शन थ्योरी। वॉलंटरिस्टिक सोशल एक्शन थ्योरी हैज़ बीन गिवन बाय पार्सन के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत को कहते हैं ऐच्छिक क्रिया का सिद्धांत। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि पार्सन कहते हैं कि जब कर्ता काम करता है तो उसके पास जो है ना काम के विकल्प होते हैं, उनमें से एक को वो चुनता है, इसलिए ये ऐच्छिक क्रिया का सिद्धांत है। इसको वो बोलते हैं प्रतिमान चर, पैटर्न वेरिएबल। पैटर्न वेरिएबल का मतलब हो गया विकल्प, ये प्रतिमान। और ये 5 जोड़े हैं। पहला जोड़ा देखिए, ये सार्वभौमिक बनाम व्यक्तिवादिता, कि वो सार्वभौमिकता के नियम पे काम करता है या व्यक्तिवाद के। विशिष्टवाद बनाम मिश्रित, विशिष्ट लक्ष्य के लिए काम करता है, मिश्रित लक्ष्य के लिए। इफेक्टिविटी बनाम इफेक्टिव न्यूट्रलिटी, यानी किसी भावना से काम कर रहा है, भावना निरपेक्ष से काम कर रहा है, एक खास जाति के लिए भावना से। अर्जित बनाम लक्ष्य, वो जो काम कर रहा है उसका जो स्टेटस है वो अचीव्ड है या एस्क्राइब्ड है, अर्जित है या प्रदत्त है। और समूह केंद्र बनाम कलेक्टिव बनाम इंडिविजुअलिज्म, कलेक्टिव ओरिएंटेशन वर्सेस सेल्फ ओरिएंटेशन। वो काम समूह के लिए कर रहा है या स्वयं के लिए कर रहा है। तो ये प्रतिमान हमेशा रहता है। इसी के लिए स्वेच्छाचारी की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रतिमान चर। ये आगे आएगा, उसको आपको ऐसे ही समझना है।
आगे हम लोग जानेंगे नई थ्योरी। अब हम लोगों ने सोशल एक्शन समझ लिया। सोशल एक्शन के लिए कर्ता, परिस्थिति, क्या है, कर्ता, परिस्थिति, लक्ष्य और प्रेरणा का होना ज़रूरी है, यानी इच्छा का होना। उसके बाद प्रतिमान चर समझ लिया। जब काम कर रहे हैं तो दो दो जोड़ी काम होता है, एक चुनना पड़ता है। क्यों कर रहे हैं? जाति के लिए कर रहे हैं या खुद के लिए कर रहे हैं? पूरे समूह के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं? व्यक्तिवादिता के लिए कर रहे हैं या संपूर्ण के लिए कर रहे हैं? अब सोशल सिस्टम उनका कहना, सामाजिक व्यवस्था जो है, सोशल सिस्टम उनकी किताब 1951 में प्रकाशित हुई। उनका मानना है कि सामाजिक व्यवस्था जो है सामाजिक क्रिया से बनती है। सामाजिक क्रिया से ही, सामाजिक क्रिया की फ्रिक्वेंसी बहुत बढ़ जाती है। बहुत सारी सामाजिक क्रियाएं, जब सभी कर्ता जब क्रिया करते हैं तो एक पैटर्न बनाते हैं और वो सामाजिक व्यवस्था को बनाते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था के संरचनात्मक पक्ष की बात किया, प्रकार्यात्मक पक्ष की वो बात करते हैं। संरचनात्मक पक्ष में वो जैसे दिखता है, जैसे रोल और स्टेटस की बात करते हैं, विशेष करके कि रोल्स और स्टेटस से सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। जॉनसन ने भी बात की है, ठीक है, ग्रुप है। और इसमें ये जो है क्या करें, दो प्रकार के सामाजिक प्रतिमानों की बात करते हैं, संबंधात्मक, नियामात्मक। रिलेशनल सोशल नॉर्म, रेगुलेटिव सोशल नॉर्म्स की बात करते हैं। और इसमें बोलते हैं संरचना बनती है नातेदारी व्यवस्था से, सामाजिक स्तरीकरण होता है सामाजिक संरचना में। उसके बाद बोलते हैं शक्ति व्यवस्था होती है सामाजिक संरचना में, मूल्यों का एकीकरण होता है सामाजिक संरचना में। ये सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अब समाज व्यवस्था का प्रकार्यात्मक पक्ष, जिस पे ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि मैं क्या कहते हैं, टॉलकर्स पर्सन प्रकारवादी हैं, ठीक है, तो प्रकारवाद पे ज़्यादा जोर देते। कहते हैं समाज की संरचना जो है आखिर क्यों बनी रहती है, उसके पीछे वो कारण बताते कि समाज की संरचना भाई बने रहने के लिए क्या चाहिए। समाज व्यवस्था जो है, जैसे हमारा बॉडी है, तो इसको बने रहने के लिए क्या चाहिए, क्यों बना हुआ है? तो भाई खाना पीना चाहिए, पानी चाहिए, सब चीज़ चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, प्रोटीन चाहिए, फैट चाहिए। उसी तरह समाज को क्या चाहिए बने रहने के लिए, तो उसको प्रकार्यात्मक पक्ष, उसको वो एजिल कहते हैं। एजिल का मतलब ये है एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, AGIL, एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन, लेटेंसी, अनुकूलन, लक्ष्य प्राप्ति, एकीकरण, तनाव की समाप्ति। बोले ये चार चीज़ें समाज में अगर होता रहेगा ना तो समाज कभी ख़त्म नहीं होगा। एडेप्टेशन जरूरी है। और वो बोलते हैं ये चार चीज़ भाई होगा कैसे, तो अनुकूलन बोलते हैं इकोनॉमिक व्यवस्था से आती है समाज में, आर्थिक व्यवस्था से आती है। गोल अटेनमेंट पॉलिटिकल सिस्टम से आता है। अगर पॉलिटिकल सिस्टम अच्छा रहा, सरकार अच्छी चलेगी तो लक्ष्य सही रहेगा समाज का। ये बोलते हैं एकीकरण सोशल सिस्टम से आता है। अगर समाज सही से काम करेगा तो लोग एकीकृत रहेंगे, लोगों में नफरत नहीं होगी। तनाव की समाप्ति कैसे होगी, वो बोलते हैं तनाव की समाप्ति वैल्यू से होगी, मूल्य व्यवस्था से होगी। अगर समाज में मूल्य काम करेगा तो तनाव नहीं रहेगा, ये तनाव समाप्ति। तो इस प्रकार उन्होंने एजिल मॉडल दिया। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं नेट में खूब पूछा जाता है कि अनुकूलन की पूर्ति कौन करता है, तो आर्थिक व्यवस्था करती है, इकोनॉमी। लक्ष्य प्राप्ति की पूर्ति कौन करता है, पॉलिटिकल व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था। एकीकरण सामाजिक व्यवस्था। तनाव की समाप्ति कौन करेगा, तनाव की समाप्ति मूल्य व्यवस्था। लक्ष्य राजनीति, अनुकूलन आर्थिक। इस तरह से ये था पूरा सोशल, और इस तरह से सोशल सिस्टम बना रहता है। और इसके अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था के प्रकार्यात्मक पक्ष को जिन चार प्रमुख तत्वों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, बाह्य माध्यम एक्सटर्नल मीडियम, उसके बाद बाह्य लक्ष्य, एक बाहरी लक्ष्य होता है, इसको आपको याद करना है बस पॉइंट, आंतरिक लक्ष्य और आंतरिक माध्यम। प्रतिमान चर जो अभी हम लोगों ने समझा है, जब कर्ता कोई काम करता है तो उसके पास दो विकल्प होते हैं, उसमें से एक को वो चुनता है। जिस काम को वो चुनता है इन दोनों विकल्प में से, इन दोनों विकल्प को प्रतिमान चर कहते हैं। इसके 5 प्रतिमान चरों को पार्सन्स ने बताया कि जब भी कर्ता कोई काम करता है तो उसके सामने 5 प्रतिमान चर होते हैं। यानी व्यक्तिवादिता होती है, ये सार्वभौमिकतावाद होता है, प्रदत्त परिस्थिति होता है या अर्जित परिस्थिति होता है,
ऐसे प्रभावात्मकता होती है, प्रभावात्मक निष्पक्षता होती है, मिश्रित होती है या स्पेसिफिक होती है, सेल्फ ओरिएंटेशन होता है, स्व केंद्रीयता होती है या सामूहिक केंद्रीय होता है, किसको ध्यान में रख के वो काम करता है, और इसी 5 जोड़े को प्रतिमान चर कहते हैं। तो ये उसी का विश्लेषण है। तो ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपको आएगा कि इनमें से टॉलकट पार्सन्स ने किसकी चर्चा नहीं की है, और ये 5 रहेगा, इसमें से 3 रहेगा, 1 नहीं रहेगा, तो इसको आप याद कीजिए, ये नेट में ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये यही है, इसका मैंने आपको बता दिया है। अब हम आर के मार्टन की बात करेंगे।